हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? स्वैग से स्वागत है आप सभी का। मोस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ माय लवली एंड प्यारिफिकेशन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और देखिए बेटा, हम लोग हाइड्रोकार्बन में ही अल्कीन अल्कीन एंड अल्काइन कंप्लीट करने के बाद आज हम लोग हाइड्रोकार्बन में ही बात करने जा रहे हैं बेंजीन की। और उसमें क्या क्या ओरिएंटेशंस हो सकते हैं, बेंजीन की क्या क्या रिएक्शंस हो सकती हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर आज बात करेंगे। ओके बेटे, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ पर जेडीजी सेक्शन की, कि हम लोग इसमें इस पर्टिकुलर सेशन में क्या कवर करने वाले हैं, इस चीज़ को हम लोग समझेंगे। राइट, तो देखिए हम लोग बेटे, हम लोग यहाँ पर क्या क्या बात करेंगे। हम लोग बात करने जा रहे हैं आज हाइड्रोकार्बन में बेसिकली एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की। उसमें हम लोग सबसे पहले नॉमेनक्लेचर ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स की बात करेंगे, द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, देन एरोमेटिसिटी एंड देन प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन, and then after we'll discuss physical properties of aromatic hydrocarbons and then chemical properties of aromatic hydrocarbons. In chemical properties we'll discuss ES reaction of benzene, electrophilic aromatic substitution reaction, and then mechanism of ES reaction. तो ये सारी चीज़ें हम लोग बहुत अच्छे से जब मस्त और ज़बरदस्त तरीके से बेटे डिस्कस करेंगे। तो आपको क्या करना है बेटे, पेन और कॉपी लो, नोट्स साथ साथ बनाओ और प्रॉपर लेक्चर को कूल माइंड से एकदम इंजॉय करो। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी रुकावट के, लेट्स रोल। और बात करते हैं बेटा सबसे पहले हम लोग एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स की। किसकी बात करते हैं? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स की। और समझते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको बहुत मस्त और मज़ा आएगी। एक एक चीज़ को चुन चुन के हम लोग समझेंगे। जरा देखिए क्या है बेटे, जब हम बात करें एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स की, ठीक है, तो दीज हाइड्रोकार्बन्स आर ऑल्सो नोन एज एरियंस। राइट बेटे, तो इसका नाम एरियंस क्यों है? ग्रीक में अगर हम देखें तो यहाँ पर एरियंस मीन्स एरोमा, एरोमा मीनिंग प्लीजेंट स्मेल। तो सिंस मोस्ट ऑफ देम पोसेस प्लीजेंट ऑर्डर, प्लीजेंट स्मेल, जो आपके हाइड्रोकार्बन्स हैं, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स हैं बेटा, वो चूँकि प्लीजेंट स्मेल, प्लीजेंट स्मेलिंग होते हैं, उनका प्लीजेंट ऑर्डर होता है। और एरियंस को हम लोग ग्रीक में ना क्या समझते हैं, उसका मीनिंग ही होता है एरोमा, एंड दैट इज बेसिकली प्लीजेंट स्मेलिंग। तो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एरियंस, बिकॉज ऑफ इट्स ऑर्डर, प्लीजेंट ऑर्डर है ना, इसलिए हम उसको एरियंस बोलते हैं। राइट, द क्लास ऑफ कंपाउंड्स वाज नेम्ड एज एरोमेटिक कंपाउंड। ऐसे कंपाउंड्स को हम लोग क्या बोलते हैं? एरोमेटिक कंपाउंड्स, एरियंस। एरोमेटिक कंपाउंड्स की बात करते हैं। मोस्ट ऑफ सच कंपाउंड्स वेर फाउंड टू कंटेन बेंजीन रिंग। तो मैक्सिमम एरोमेटिक कंपाउंड्स में आप क्या देखते हो कि बेंजीन रिंग, बट ऐसा जरूरी नहीं है कि बेंजीन रिंग ही हो, डिफरेंट रिंग भी हो सकते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स में। उसको हम अभी क्लासीफाई करेंगे बेंजोनाइड और नॉन बेंजोनाइड के फॉर्म में, है ना। बट मोस्ट ऑफ सच कंपाउंड्स वर फाउंड टू कंटेन बेंजीन रिंग, है ना। बेंजीन रिंग आपको पता है, दिस इज बेंजीन रिंग। अभी कैसे कैसे क्या वो सारी चीज़ें बात करेंगे हम लोग। बेंजीन रिंग इज हाईली अनसेचुरेटेड। बेंजीन रिंग आप देखते हो इसमें बेटे अल्टरनेट पाई बॉन्ड होते हैं, तो यहाँ पाई इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पाई इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पाई इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें अनसेचुरेशन है एंड हाईली अनसेचुरेटेड कंपाउंड है ये आपका। राइट, सो बेंजीन रिंग इज हाईली अनसेचुरेटेड, बट in a majority of reaction of aromatic compounds the unsaturation of benzene ring is retained। मतलब जब बेंजीन की रिएक्शन कराते हैं जनरल केसेस में, तो इसका जो अनसेचुरेशन है, इसका जो अनसेचुरेशन है, जब आपको रिएक्शन कराते हो तो बेटा इसका अनसेचुरेशन मेंटेन रहता है, वो रिटेन रहता है। बाकी यहाँ पर या यहाँ पर या यहाँ पर या यहाँ पर या यहाँ पर यहाँ पर कुछ ग्रुप्स लग सकते हैं, कोई कंपाउंड बन सकता है, बट इसका जो अनसेचुरेशन है वो रिटेन रहता है, वो मेंटेन रहता है जनरली। जनरली बात समझ रहे हो? तो बेंजीन रिंग का जो अनसेचुरेशन है बेटे, ये पाई बॉन्ड वाला, जनरली ये रिटेन रहता है। कोई प्रोडक्ट बनता है तो बेंजीन रिंग तो आपका रहता है, प्लस साथ में कुछ और एडिशन या सब्सट्रैक्शन जो भी है वो हो सकता है। साइट रिटेन बोला यहाँ पर। हाउएवर देयर आर एग्जांपल्स ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स व्हिच डू नॉट कंटेन बेंजीन रिंग। तो ऐसे बहुत सारे और भी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स हैं, जैसे कि बेंजीन आपका हाइड्रोकार्बन है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, देखिए बेंजीन रिंग है। बट आपका ये वाला कंपाउंड भी देखिए आपका एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, बट यहाँ पर बेंजीन रिंग नहीं है। आपका ये कंपाउंड भी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, जरा देखें ध्यान से, दिस इज ऑल्सो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, बट इसमें बेंजीन रिंग, अच्छा इसमें बेंजीन रिंग है, यस बिल्कुल है। अगर हम इसकी बात करें NH, ये देखिए आपका एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, बट इन दिस हियर देयर इज नो बेंजीन रिंग। तो एरोमेटिक कंपाउंड का मतलब बेटा उसमें बेंजीन रिंग हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो वही आप ये कहना है कि however there are examples of aromatic hydrocarbons which do not contain a benzene ring but instead contain other highly unsaturated ring। तो देखो जो भी एग्जांपल्स मैंने बताए, जैसे हमने यहाँ पर ऑक्सीजन वाली एग्जांपल ये जो लिया था, यहाँ पर आप देखो यहाँ पर ये भी अनसेचुरेशन है ना। आप सल्फर का ले सकते हो, आप देखो यहाँ पर भी अनसेचुरेशन है। आप नाइट्रोजन वाला केस ले सकते थे अभी जो हमने लिया था, देखिए ये यहाँ पर भी आप देख सकते हो अनसेचुरेशन है बेटे। राइट, तो यहाँ पर भी हाईली अनसेचुरेटेड है, बट देर आर नो बेंजीन रिंग, बट स्टिल दे आर एरोमेटिक कंपाउंड्स। राइट, सो अब बात समझो, एरोमेटिक कंपाउंड्स कंटेनिंग बेंजीन रिंग
ऐसे एरोमेटिक कंपाउंड्स जिसमें बेंजीन रिंग है, लाइक आपने ये ले लिया, बेंजीन ले लिया, या फिर आपने नेफ्थलीन ले लिया, कुछ इस तरह से, मतलब रिंग्स इस तरह से कनेक्टेड हैं कुछ इस तरह से, तो इनमें सब में देखो आप बेंजीन रिंग आपको नजर आ रहा है। तो ऐसे कंपाउंड्स जिनमें, ऐसे एरोमेटिक कंपाउंड्स जिसमें बेंजीन रिंग होता है उनको हम बेंजोनाइड्स बोलते हैं। एंड दोज नॉट कंटेनिंग अ बेंजीन रिंग नोन एज नॉन बेंजोनाइड। जैसे कि ये वाला एग्जांपल किसका होगा बेटे, नॉन बेंजोनाइड का। एक एक चीज को समझें आप बेटे, ये वाला एग्जांपल आपका किसका होगा, दिस विल बी ऑल्सो नॉन बेंजोनाइड। ये वाला कंपाउंड किसका होगा आपका, बताओ बेटा, तो एरोमेटिक है बट दिस इज नॉन बेंजोनाइड। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स की बात हम कर सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया बेटा कि एरोमेटिक कंपाउंड बेसिकली दो तरह के होंगे, एक बेंजोनाइड होगा और एक क्या होगा, नॉन बेंजोनाइड होगा। बेंजोनाइड में बेंजीन रिंग होगा, नॉन बेंजोनाइड में बेंजीन रिंग नहीं होगा, बट दोनों बेंजोनाइड और नॉन बेंजोनाइड बोथ विल बी एरोमेटिक, दोनों के दोनों एरोमेटिक होंगी। एरोमेटिसिटी हम कैसे चेक करते हैं अभी हम बात कर लेंगे, उसके लिए हम हैकेल-सोल की बात करनी होती है, वो आपको हम समझाएंगे। कोई एग्जाम्पल्स आपके सामने, जैसे देखो ये बेंजीन है, तो बेंजीन है तो बेंजोनाइड हो गया। ये देखिए टोल्यूइन है, देखिए बेंजीन रिंग है, यहाँ पर बेंजोनाइड है। देखिए यहाँ पर भी बेंजीन रिंग आपको नजर आ रहा है, नेफ्थलीन, ये भी आपका बेंजोनाइड है। और देखिए बाइफिनाइल है, यह भी आपका बेंजोनाइड है ना। अगर हम यहाँ पर ये ले लेते, ये कंपाउंड लेते तो आपका नॉन बेंजोनाइड होगा। हम ये कंपाउंड लेते तो आपका नॉन बेंजोनाइड होता। अगर हम ये कंपाउंड लेते कुछ इस तरह से तो ये आपका नॉन बेंजोनाइड होता। तो ये आपके नॉन बेंजोनाइड है और ये आपका बेंजोनाइड है। क्लियर है, बट ऑल आर एरोमेटिक। तो इनका एक कॉमन टर्म क्या है बेटा कि ऑल आर एरोमेटिक, जिसमें से बेंजोनाइड भी हैं और नॉन बेंजोनाइड भी हैं। क्लियर, चलिए अब और कैसे क्या करेंगे सब समझेंगे बेटे। और उसके पहले हम लोग बात करते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, कि नोमेनक्लेचर इनका आइसोमेरिज्म क्या हो सकता है, थोड़ा उनकी बात करते हैं। चलिए देखिएगा ध्यान से, अच्छे तरीके से बात को ध्यान से समझें। अगर हम इसकी नंबरिंग कंटिन्यू कर लें तो 1 2 3 4 5 6, या फिर 1 2 3 4 5 6। देखिए अब होता क्या है बेटा, बेंजीन की अगर हम बात करें, देखिए हमारे पास बेंजीन है, बढ़िया से इसकी डिटेल चर्चा करेंगे बेटे। हर एक में देखो, हर एक कार्बन पे बेटा एक सिंगल सिंगल हाइड्रोजन है। और अगर आप ध्यान से देखो, ऑल हाइड्रोजन आर सिमेट्रिकल। देखो हर एक हाइड्रोजन डबल बॉन्डेड कार्बन से अटैच्ड, एक ही जैसा हाइड्रोजन आपको चारों तरफ नजर आ रहा है। चलो देखिए, सो ऑल 6 हाइड्रोजन, देखो 6 हाइड्रोजन है इसके पास टोटल बेंजीन में, आर इक्विवेलेंट। सो इट फॉर्म्स वन एंड ओनली वन टाइप ऑफ मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। अब इसका कोई भी मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनाना है यार, बताओ बेटा। तो ये जितने भी हाइड्रोजन सब सिमिलर टाइप के हैं, तो बेटा कोई भी एक हाइड्रोजन हटेगा, लाइक एक हाइड्रोजन हटा और यहाँ पर सपोज हमने ये हटाया, तो यहाँ पर सपोज आपका CH3 आ गया, टोल्यूइन बन गया। तो आप कोई सभी सिमेट्रिकल हैं, सारे के सारे एक जैसे हाइड्रोजन है बेटे। तो अगर आपका मोनो सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, सिर्फ एक ग्रुप को आप लाना चाह रहे हो, तो बेटा इसका एक ही कंपाउंड फॉर्म होगा एक्चुअली। बात समझो, क्योंकि सबके सब एक जैसे हैं, इसको निकालोगे तब भी वही चीज़ होगी, इसकी बात करोगे तब भी वही चीज़ होगी, इसकी बात करोगे तो यदि सिमिलर टाइप के तो किसी एक की बात कर लो, क्योंकि दूसरी की बात करोगे तब भी वही बात होगी। तो ये कहने का मतलब यहाँ पर ये है। सो ऑल 6 हाइड्रोजन आर इन बेंजीन आर इक्विवेलेंट, सो इट फॉर्म्स ओनली इट फॉर्म्स वन एंड ओनली वन टाइप ऑफ मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। मोनो सब्स्टिट्यूट मतलब केवल एक ही सब्स्टिट्यूटेड, एक ही हाइड्रोजन को हमने सब्स्टिट्यूट किया तो एक ही बनाएगा। बट समझ रहे बात, व्हेन 2 हाइड्रोजन एटम इन बेंजीन रिंग आर रिप्लेस्ड बाय 2 सिमिलर और डिफरेंट मोनोवैलेंट एटम्स और ग्रुप्स, तो उस केस में फिर पॉसिबिलिटीज अलग अलग बनेंगी। अभी हमने क्या किया, एक हाइड्रोजन को निकाला, तो ये मोनो सब्स्टिट्यूशन की बात हो रही है। किसकी बात हो रही थी बेटे, मोनो सब्स्टिट्यूशन की बात हो रही थी। एक एक चीज को एकदम मस्त और जबरदस्त तरीके से समझें। अब मान लो सपोज हमने क्या किया, एक रिंग लिया फिर से इस तरह से, देखिएगा बेटे गौर फरमाइएगा, ये आपका बेंजीन, ये बेंजीन, ठीक है, बात को समझना। अब मान लो आप 2 हाइड्रोजन निकालना चाहते हो, 2 हाइड्रोजन निकालना चाहते हो, जरा देखिएगा। So in benzene, when 2 hydrogen atoms in benzene are replaced by 2 similar or different monovalent atoms or groups, 3 different position isomers are possible. दिखाएं, बात करें, देखिए जैसे कि आपने क्या किया, एक को हटाया पहले, यहाँ पे आपने सपोज CH3 लगा दिया। अब दूसरे हाइड्रोजन को हटाओगे तो एक तो ये हाइड्रोजन, ये और हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, इसके रिस्पेक्ट देखो सेम आ जा रहा है, आपको सेम नजर आ रहा है, देखो इसके रिस्पेक्ट में। तो ये जो ग्रुप है, ये एटम है, इसके रिस्पेक्ट में इन दोनों को हम ऑर्थो पोजीशन बोलेंगे। नंबरिंग अगर हम बात कर लें 1 2 3 4 5 6, इन दोनों को हम मेटा पोजीशन बोलेंगे और इसको हम पारा पोजीशन। तो इसको हम M लिख दे रहे हैं, इसको हम P लिख दे रहे हैं, इसको हम O लिख दे रहे हैं। कौन कौन से, तो ऑर्थो कौन कौन सा जरा बताओ मुझे,
यहाँ लिखते हैं ना। पोजीशन बताइए, ऑर्थो कौन कौन सा है? ऑर्थो ये वाला 2 6 है। पारा कौन सा है बेटा बताइए? पारा आपका 4 है। मेटा बताएं कौन सा है? मेटा आपका क्या है? देखो 3 5 इज मेटा। तो देखो तो ऑर्थो में या तो यहाँ दोनों सिमिलर है, यहाँ पे लगा लो, यहाँ पे लगा लो। मेटा में यहाँ पे लगा लो, यहाँ पे लगा लो। तो एक प्रोडक्ट तो ऑर्थो से हटा के बना सकते हो। डाई सब्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं तो एक तो ऑलरेडी आ चुका है, अब दूसरा हटाओगे तो इन दोनों में सिमिलर है, कोई एक हटा लो तो एक ऑर्थो प्रोडक्ट बन जाएगा। ये दोनों सिमिलर है, कोई एक हटा लो, एक मेटा प्रोडक्ट बन जाएगा। एक ये पारा एक ही है, इसको हटाओ तो एक पारा। तो 3 तरह की पॉसिबिलिटीज आपको नजर आएंगी। तो देखिए वहाँ पर मैंने बोला 3 डिफरेंट पोजिशन आइसोमर्स आर पॉसिबल। 3 डिफरेंट पोजिशन आइसोमर्स आर पॉसिबल। द 1 3 और 1 5 1 3 देखिए 1 3 1 और 3 देखिए इसके रिस्पेक्ट में ये मेटा पोजीशन है। इसके वैसे मैंने डायरेक्ट आपको 3 बोला है ना, लेकिन इसके रिस्पेक्ट में अगर हम देखें तो ये आपका मेटा पोजीशन है 1 3। मतलब कहने का मतलब ऐसे समझो, इसको हम 1 3 और 1 के रिस्पेक्ट में 5। देखो ये 5 है, 5 वाला है, देखो 1 3 और 1 के रिस्पेक्ट में 1 5, ये दोनों मेटा पोजीशन है। पारा की पोजीशन 1 4 हो जाएगा आपका। 1 से ही कंपेयर कर रहे हो, इसके रिस्पेक्ट में ही कंपेयर कर रहे हो। अच्छा 2 6 की बात करें तो 2 किसके रिस्पेक्ट में? 1 के रिस्पेक्ट में, तो 1 2 और ये आपका 1 6, 1 के रिस्पेक्ट में 6, ये पारा पोजीशन हो गया। तो आप जरा ध्यान से देखें तो 1 2 और 1 6, तो 1 2 और 1 6 इज ऑर्थो। देखिए साहब उसी 1 3 और 1 5, 1 3 और 1 5 इज मेटा। देखिए आप मेटा। एंड 1 4 इज पारा। सब्स्टिट्यूट डाई सब्स्टिट्यूट कंपाउंड्स। A few examples of derivatives of benzenes are given below। तो जैसे कि ये तो आपका टोल्यूइन है और ये आपका यहाँ पर देखो ऑर्थो पे लगा दिया 1 2 ऑर्थो पोजीशन है एक दूसरे के। तो ये ऑर्थो, इसको हम ऑर्थो जाइलिन बोल सकते हैं या फिर 1,2 डाइमिथाइल बेंजीन। 1,2 डाइमिथाइल बेंजीन। बोलो बेटे कहानी समझ में आ रही है क्या? बढ़िया तरीके से समझें बेटे, मस्त और ज़बरदस्त तरीके से, और इन्जॉय करें इस लेक्चर को बेटे बहुत बढ़िया तरीके। जैसे कि देखो 1 3 पोजीशन मेटा पोजीशन है ये, तो इसको मेटाजाइलिन बोल सकते हैं, या फिर 1,3 डाइमिथाइल बेंजीन। 1 4 देखिए 1 4 पारा पोजीशन है आपका ये, सो 1,4 डाइमिथाइल बेंजीन या पाराजाइलिन बोल सकते हैं इसको। तो कुछ इस तरह से हम इनकी नेमिंग वगैरह की बात भी कर सकते हैं बेटे, हम इनके नेमिंग वगैरह की बात भी कर सकते हैं बेटे। ऐसे करके आप बढ़िया तरीके से बेटे आप मस्त और ज़बरदस्त तरीके से चीज़ों को समझते जाएँ। अब बात करते हैं बेटे हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। ये बढ़िया से समझना है आपको मस्त और ज़बरदस्त तरीके से। इसके बारे में कई सारी चीज़ें हैं जो डिस्कस की गई, एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स देखे गए, बॉन्ड एनर्जी का डेटा वगैरह देखा गया। तो बहुत सारी चीज़ देखने के बाद हम लोगों ने स्ट्रक्चर की बात की है ना। तो स्ट्रक्चर के बारे में अगर हम बात करें अब इसके स्ट्रक्चर को थोड़ा सा और डिटेल में बढ़िया से समझने की ज़रूरत है हमको, और कैसे कैसे क्या क्या है, क्या क्या एस्पेक्ट थे इसमें, वो सब समझते हैं। देखिए स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन की बात अगर हम करें बेटे तो देखो यहाँ पर क्या है। बेंजीन वॉज आइसोलेटेड बाय माइकल फैराडे इन 1825। 1825 को बेंजीन आइसोलेट किया गया, किसके थ्रू? माइकल फैराडे ने उसको किया, ठीक है। द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ बेंजीन उन्होंने बताया कि क्या होता है, C6H6 होता है। इंडिकेट्स अ हाई डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन। दिस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिड नॉट अकाउंट फॉर इट्स रिलेशनशिप टू करिस्पॉन्डिंग अल्केन्स एंड अल्काइंस which you have studied in earlier section of this unit, राइट बेटे। क्योंकि जैसे हम लोगों ने बात की थी बेटे अल्केन की, जरा समझिएगा। तो अल्केन का हमारा जो जनरल फॉर्मूला था वो CnH2n+2 था। अगर हम इनका वैल्यू अगर यहाँ पर सपोज 6 डालें है ना, तो क्या आ जाएगा C6 और यहाँ पर आपका H14 हो जाएगा। अगर हम अल्कीन की बात करें बेटे, अल्कीन की बात करें है ना, जैसे यहाँ पर हमने इनका वैल्यू 6 डाला तो इसका जनरल फॉर्मूला था CnH2n। इनका वैल्यू अगर हम यहाँ पर 6 डालें तो इस विल बी C6H12। अगर हम अल्काइन की बात करें तो जो अल्काइन का हमारा यहाँ पर हम N=6 डालें तो अल्काइन का जो फॉर्मूला था हमारा CnH2n-2, राइट बेटे। तो वो हो जाएगा आपका C6H10। बोलो बेटे। तो आप देख लो बेटा, और हमने यहाँ पर जो फॉर्मूला की बात की बेंजीन की, जो माइकल फैराडे ने बेंजीन की बात की, उसका फॉर्मूला बेंजीन का क्या आया? C6H6 आया। देखो किसी से भी ये मैच करता हुआ आपको नजर नहीं आ रहा है। सो दिस इज समथिंग डिफरेंट, बट देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ हाई डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन इन बेंजीन। तो आप जरा समझिए बात को तगड़े से। तो फिर से मैं पढ़ रहा हूं एक बार। बेंजीन वॉज आइसोलेटेड बाय माइकल फैराडे इन 1825। द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ बेंजीन C6H6 इंडिकेट्स ए हाई डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन। बोलो बेटे। अगर आप देखो
जैसे जैसे नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम होता जा रहा है, जैसे कि अगर आप अल्केन की बात करो तो सिंगल बॉन्ड था, अल्किन की बात करते हैं डबल बॉन्ड आएगा, अल्काइन की बात करते हैं ट्रिपल बॉन्ड आएगा, यहाँ पर एक सिग्मा है, यहाँ पर एक पाई है, यहाँ पर एक सिग्मा और एक पाई है, और यहाँ पर एक सिग्मा और 2 पाई है। तो आप देख रहे हो कि जैसे जैसे नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम होता जा रहा है बेटे, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स बढ़ते जा रहे हैं, और पाई बॉन्ड का मतलब अनसेचुरेशन, सैचुरेशन बढ़ता जा रहा है। यहाँ तो हाइड्रोजन और भी कम हो गया बेटे, तो इसका मतलब यहाँ पर अनसेचुरेशन और भी ज़्यादा, तो मोस्ट है ना, मच मोर अनसेचुरेशन की यहाँ पर बात, हाई डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन की बात यहाँ पर हो रही है, हाई डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन की बात यहाँ पर हो रही है। चलिए ओके, एक एक चीज़ को बहुत बढ़िया से समझाऊंगा, बढ़िया से देखें बेटे एक एक चीज़ को। Okay, so this molecular formula did not account for its relationship to corresponding alkane, alkenes and alkynes। बताओ बेटा, इसका जो molecular formula है क्या इनके साथ कहीं भी रिलेट हो रहा है? molecular formula से नहीं रिलेट हो रहा है, right? Which you have studied in the relay section of this unit। आपको मैंने बताया सारी चीजें। So what do you think about its possible structure? Due to its unique properties and unusual stability। अब इसकी प्रॉपर्टी भी यूनिक प्रॉपर्टी आएगी, इसके अनयूजुअल स्टेबिलिटी आएगी, राइट बेटे। तो यूनिक प्रॉपर्टी है इसका, अनयूजुअल आपका क्या है यहाँ पर बेटा, इसका स्टेबिलिटी हाईली स्टेबल होता है, बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है। अभी समझेंगे सारी चीज़ों को। तो इसको इट टुक सेवरल ईयर्स टू असाइन इट्स स्ट्रक्चर, मतलब इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो ठीक है, माइकल फैराडे ने डिसाइड किया कि भाई C6H6, अब इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, कितने पाई बॉन्ड होने चाहिए, इसका स्टेबिलिटी क्यों बहुत हाई स्टेबिलिटी, अनयूजुअल स्टेबिलिटी क्यों है इसका, राइट बेटे, और इसकी यूनिक प्रॉपर्टी क्यों है ना, ये चीज़ ये माइकल फैराडे इसको डिसाइड नहीं कर पाए, राइट। बेंजीन was found to be stable molecule and found to form a trizonide which indicates the presence of 3 triple bond। तो जब इसका क्या किया गया बेटा, जब इसका ओजोनलाइसिस कराया गया तो इस यहाँ पर ट्राइजोनाइड बना, और आपको पता है ना कि एक डबल बॉन्ड की अगर हम बात करें तो वहाँ पर जो ओजोनाइड बनता है, मोलोजोनाइड बनता है, याद करो है ना, कुछ तरह से पाई बॉन्ड अगर है तो उसका मोलोजोनाइड हम लोग बनाते हैं ना कुछ तरह से, कैसे बनता है जरा देखो, लाइक इस तरह से है ना, इस तरह से मोलोजोनाइड बनता है कि नहीं बनता है, कुछ तरह से हैट टाइप का। तो 3 बने, इसका मतलब क्या कि 3 पाई बॉन्ड इसके पास पाए हैं, तो यहाँ पर ट्राइजोनाइड ओजोनलाइसिस से देखा गया, व्हिच इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ 3 डबल बॉन्ड्स। ओके, देन और देखिए बढ़िया तरीके से बेटे, बेंजीन वाज फर्दर फाउंड टू प्रोड्यूस वन एंड ओनली वन मोनो सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव। अब बताओ, जो बेंजीन का स्ट्रक्चर C6H6 था, ये सिर्फ और सिर्फ मोनो डेरिवेटिव ही दे रहा था, लेकिन यहाँ पर हमने कोई x लिया फॉर एग्जाम्पल, तो इसने दिया C6H5x और प्लस यहाँ से h बाहर हो गया, तो सिर्फ इसने एक ही मोनो डेरिवेटिव दिया। तो कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब कि एक ही मोनो डेरिवेटिव दिया है, जब किसी पास 6 हाइड्रोजन है, इसका मतलब ऑल 6 हाइड्रोजन आर आइडेंटिकल। तो यहाँ से एक चीज़ और आई कि जब इसका मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनाया गया, सो बेंजीन वाज फर्दर फाउंड टू प्रोड्यूस वन एंड ओनली वन। देखिए बेटा किस तरह से डिस्कवरी हुई बेंजीन की बात को समझिए। सो बेंजीन वाज फर्दर फाउंड टू प्रोड्यूस वन एंड ओनली वन monosubstituted derivative which indicates that all 6 carbon and 6 hydrogen atoms of benzene are identical। ओहो, तभी तो एक दे रहा है, अगर डिफरेंट कार्बन एंड हाइड्रोजन होते तो बेटा सब्स्टिट्यूशन और भी अलग अलग टाइप का प्रोडक्ट देता, उसने तो एक ही टाइप का प्रोडक्ट दिया, इसका मतलब इसके अंदर जितने भी कार्बन है जितने भी हाइड्रोजन है एक ही टाइप के हैं, इसलिए इसने मोनो सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट दिया। तो ये बात हुई माइकल फैराडे की। अब इसके बाद ऑन दिस बेसिस ये जो फैक्ट्स आए, फिर एक नेक्स्ट साइंटिस्ट आए, उन्होंने इस पर बात की, चर्चा की, डिस्कशन किया, और उन्होंने बहुत सारी चीजें बात की। सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस ऑब्जर्वेशन अगस्त केकुले इन 1865, उन्होंने 1825, सोचो कितना टाइम लग गया, बहुत सारे साल लग गए, 1865, ये देखिए है ना, यहाँ पर आप देखिए कितना 40 ईयर्स, आफ्टर 40 ईयर्स केकुले ने प्रपोज किया ऑन द बेसिस ऑफ, है ना, जो भी ऑब्जर्वेशन माइकल फैराडे ने किए थे उसके बेसिस पे इन्होंने, केकुले ने फिर ऑब्जर्वेशन किया, क्या किया देखो। सो अगस्त केकुले इन 1865 प्रपोज द फॉलोइंग स्ट्रक्चर फॉर बेंजीन हैविंग साइक्लिक अरेंजमेंट ऑफ 6 कार्बन एटम्स विद अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड्स एंड 1 हाइड्रोजन एटम अटैच टू ईच कार्बन एटम। मतलब इन्होंने सीधे ये बताया, देखो क्या बताया कि भैया अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड होंगे और हर एक कार्बन पर एक एक हाइड्रोजन होगा। ये अगस्त केकुले ने ऑन दिस ऑब्जर्वेशन ये बात की। तो अब देखो जब ये बात की तो यहाँ पर एक चीज़ क्लियर हो जा रही है कि हाई डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन, देखिए एक पाई बॉन्ड यहाँ पर है, एक पाई बॉन्ड यहाँ पर है, बेटे एक पाई बॉन्ड यहाँ नजर आ रहा है, वाह। तो अल्टरनेट सिंगल डबल है,
और हर एक कार्बन पर एक एक हाइड्रोजन लगा है। ये इन्होंने केकुले ने ये बात की। देखिए कुछ इस तरह से, तो देखिए हर एक कार्बन पे अल्टरनेट सिंगल डबल है, हर एक कार्बन पे एक एक हाइड्रोजन लगा हुआ है और इसको कुछ इस तरह से शो किया गया। सो द केकुले स्ट्रक्चर इंडिकेट्स द पॉसिबिलिटी ऑफ टू आइसोमेरिक 1,2 डाइब्रोमोबेंजीन. In one of the isomers, the bromine atoms are attached to the doubly bonded carbon atoms, whereas the other they are attached with the singly bonded carbon atoms. तो अब इन्होंने क्या किया, बेंजीन को लिया, ये बेंजीन है, ये बेंजीन इस तरह का। इन्होंने क्या देखा कि जब इसका हम डाई सब्स्टिट्यूशन ब्रोमीन के प्रेजेंस में कराएं तो हमें दो तरह के प्रोडक्ट नजर आए। क्या नजर आया, देखिए जरा ध्यान से गौर फरमाइएगा बेटे। देखा कि यहाँ पर ब्रोमीन लगा, यहाँ पर ब्रोमीन, ये सारे प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन हैं बेटे कि किस तरह से बेंजीन को एग्जैक्टली देखा गया कि भाई क्या क्या चीज़ें यहाँ पर कैसे कैसे हो सकता है। अल्टरनेट सिंगल डबल यहाँ भी, अल्टरनेट सिंगल डबल यहाँ पर भी है, ये देखिए। अब आप पढ़िए इस लाइन को, आप समझेंगे बात को। सो द केकुले स्ट्रक्चर इंडिकेट्स द पॉसिबिलिटी ऑफ टू आइसोमेरिक 1,2 डाइब्रोमोबेंजीन। भाई ये अल्टरनेट पाई बॉन्ड इधर भी ऐसे भी हो सकता है, और बेटा अल्टरनेट पाई बॉन्ड ऐसे भी तो हो सकता है, नहीं हो सकता क्या बताओ, इस तरह का भी तो हो सकता है बेटे, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल कुछ। तो दोनों पॉसिबिलिटी, ऑन दैट बेसिस आपको इस तरह के दो तरह की चीजें नजर आई। देखिए क्या है, समझिए। सो 1,2 डाइब्रोमोबेंजीन इन वन ऑफ द आइसोमर्स द ब्रोमीन एटम्स आर अटैच्ड टू द डबली बॉन्डेड कार्बन। देखिए डबली बॉन्डेड कार्बन से ये ब्रोमीन अटैच्ड है, बोलो। whereas in other they are attached to the singly bonded carbons। देखिए दूसरे में सिंगली बॉन्डेड कार्बन से ये अटैच्ड है ब्रोमीन। तो इस तरह के दो पॉसिबल स्ट्रक्चर्स नजर आए। कहने का मतलब अगर आप समझिएगा, देखिए ये सिंगली बॉन्डेड से अटैच्ड है और देखिए डबली बॉन्डेड से अटैच्ड है, तो इसका मतलब वही हुआ कि भाई इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे में इंटरकन्वर्टेबल हैं। इस तरह के दो तरह के स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करेंगे। सो हाउएवर बेंजीन वाज फाउंड टू फॉर्म ओनली वन ऑर्थो डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। However, benzene was found to form only one ortho disubstituted product. This problem was overcome by Kekulé by suggesting the concept of oscillating nature of double bonds in benzene as given। मतलब कि डबल बॉन्ड पहले यहाँ पे था, शिफ्ट होके जहाँ पे सिंगल था वहाँ चला गया, फिर डबल बॉन्ड यहाँ था, शिफ्ट होके जहाँ पे सिंगल है देखिए वहाँ चला गया, फिर डबल बॉन्ड यहाँ था, शिफ्ट होके जहाँ पे सिंगल था वो वहाँ चला गया। इस तरह से पाई बॉन्ड ऑसिलेट कर रहा है, इस तरह से पाई बॉन्ड या डबल बॉन्ड ऑसिलेट कर रहा है। इवन विथ दिस मॉडिफिकेशन, इतना करने के बाद भी ये जो स्ट्रक्चर्स आपको नजर आ रहे हैं, इतना करने के बाद भी केकुले फेल हुए। क्या? इवन विथ दिस मॉडिफिकेशन केकुले स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन फेल्स टू एक्सप्लेन अनयूजुअल स्टेबिलिटी। इसकी जो अनयूजुअल स्टेबिलिटी है वो नहीं बता पाए। एंड प्रेजेंस ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देन एडिशन रिएक्शन विच कुड लेटर ऑन एक्सप्लेन बाय रेजोनेंस, जो कि हम बात अभी करेंगे। तो पहले तो थोड़ा सा इन दोनों की पॉसिबिलिटी का हम स्ट्रक्चर बना के देखते हैं। जरा देखिएगा ध्यान से, गौर फरमाइएगा बेटे। देखिए 6 कार्बन है, ध्यान दीजिएगा बेटे किस तरह से है ना। तो पहला जो हम आपको दिखाना चाहते हैं, गौर फरमाइएगा, पहला जो हम ये दिखाना चाहते हैं, यहाँ पे बना रहा हूँ मैं, एकदम ध्यान से देखिएगा इस तरह से ये। और दूसरा जो हम इसका इधर दिखाना चाहते हैं तो ये, इसका हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेंजीन का करके और इस तरह से हम लोग स्ट्रक्चर बना के इसका देखेंगे। देखिए कैसे कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन बेटा कितना होता है, 4 होता है। देखिएगा जरा ध्यान से, ये ले लिया, ये ले लिया, ये ले लिया, ये ले लिया, क्या हो गया 4, क्या हो गया 4 बेटे, ठीक है। और दूसरे कार्बन का आप चेक करते हैं, 4 होते हैं, दूसरे कार्बन के भी 4 होंगे। तो देखिए दूसरे कार्बन के ये 4, गौर फरमाइएगा, देखिए अब ध्यान से, ठीक। अब जरा बताओ बेटा, अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बेटा बताओ यहाँ पर सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है, नंबर चाहो तो कर लो, समझिए एकदम 1 2 3 4 5 6, बढ़िया से देखिए बेटा, एक चीज़ बढ़िया से मस्त और ज़बरदस्त तरीके से है ना। इसको 1 2 3 4 5 6, अब गौर फरमाइएगा। देखिए जब बेटा ये 1 6 की बात करें तो एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है, तो यहाँ पर देखिए 1 6 सिंगल बॉन्ड आ गया। यहाँ पर देखिए 2 इलेक्ट्रॉनों का शेयरिंग हो रहा है। आगे बढ़ते हैं 6 और 5 में, देखिए 2 इलेक्ट्रॉन बेटा इसके और 2 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के। ऐसे आप कर लोगे इंडिकेट बेटे, या मैं कर दूँ एक बार, जरा देखो, अच्छा कर देता हूँ एक बार, इसके 2, ठीक है मैं करता हूँ, जस्ट मिनट, थोड़ा सा वेट करो बेटे। देखिए जरा ध्यान से गौर फरमाइए। देखिए 1 2 की बात करें, देखिए एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ बेटे,
देखो 4 आपको नजर आ रहे हैं इसके, 1 2 3 4, यहाँ भी 4 आपको यहाँ भी नजर आ रहे होंगे, 4 आपको यहाँ भी नजर आ रहे हैं, 4 आपको यहाँ भी नजर आ रहे हैं, 4 आपको यहाँ भी नजर आ रहे हैं, तो भाई 4 तो होंगे ही, है ना। और इस वाले को भी अगर आप देख लें तो देखिए इसको भी दिखा देते हैं आपको, 4 आपको इसके नज़र आ रहे हैं। अब आप गौर फरमाइए, क्या मैं इसको भी एक बार मेंशन कर दूं बेटे, फिर एक साथ इसको किया जाए आगे। देखिए ये इस कार्बन के 4 हो गए, अब इस कार्बन के 4 देखते हैं एकदम ध्यान से, मस्त और ज़बरदस्त तरीके से बेटे बात करनी है, ठीक है ना। तो इसके देखिए इस कार्बन के कितने हो गए, देखिए ये सॉरी इसके 4 हो गए, अब इसके देखिए 4 हो गए, ऐसे करके इसके 4 देखिए ये हो गया इसके 4, अब इसके देखिए एक ये हो गया, एक ये हो गया और 2 ये हो गए, अब इसका देखिए अब आगे वाले का देखिए 4 4 देखिए सबके पास होंगे 4 4, अब इसका देख लीजिए 2 3 4, अब मजे करिए, अब गौर फरमाइए, देखिए अब बढ़िया समझ में आएगा। तो देखिए अब यहाँ से इस वाले को शुरू करें पहले, देखिए तो देखो क्या है, ये 2 इलेक्ट्रॉनों का शेयरिंग 1 और 6 के बीच में हुआ, देखिए एक बॉन्ड आ गया, 6 और 5 के बीच 2 इलेक्ट्रॉनों का शेयरिंग हुआ, तो 6 और 5 के बीच देखिए डबल बॉन्ड आ गया एक से एक पाई। 5 और 4 के बीच में देखिए एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ तो सिंगल बॉन्ड आया, राइट बेटे। 4 और 3 के बीच में देखिए 2 इलेक्ट्रॉन तो पाई बॉन्ड आ गया। 3 और 2 के बीच में एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है तो देखिए ये आ गया। 2 और 1 के बीच में अगर आप देखें तो 2 इलेक्ट्रॉनों का शेयरिंग हो रहा है, इसलिए पाई बॉन्ड आया। क्लियर स्ट्रक्चर, तो ये आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेस पर इसका स्ट्रक्चर दिखा रहा हूँ मैं आपको। इसकी बात करें अगर तो यहाँ जरा देखो, नंबरिंग इसका भी कर लें आप, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। गौर फरमाइए जरा, देखिए अगर हम 1 और 6 की बात करें तो देखिए 2 इलेक्ट्रॉनों का शेयरिंग हो रहा है, देखिए पाई बॉन्ड आ गया। 6 और 5 की बात करें तो 6 और 5 एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो, देखिए सिंगल बॉन्ड आ रहा है। 5 और 4 के बीच की बात करें, 5 और 4 के बीच की बात करें 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है, डबल बॉन्ड हो रहा है। 4 और 3 के बीच की बात करें, सिंगल इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है, सिंगल बॉन्ड आ रहा है। 3 और 2 के बीच की बात करें 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है, पाई बॉन्ड आ रहा है। 2 और 1 की बात करें एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है, सिंगल बॉन्ड आ रहा है। तो दोनों पॉसिबिलिटी ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपके सामने है। बट यहाँ से इसका अनयूजुअल स्टेबिलिटी अभी डिफाइन नहीं हुआ, वो जो कि हम रेजोनेंस से भी आगे डिसाइड करेंगे। यहाँ तक बात बेटे क्लियर होती कि नहीं? देखो एक चीज़ बेटा, मैं छोटी छोटी चीज़ें भी जीरो सुपर जैसे हमने बोला है वो सब चीज़ें हम आपको लेके दिखाना चाहते हैं सही तरीके से। अब बात करते हैं इसकी स्टेबिलिटी की कि भाई स्टेबिलिटी वगैरह इसका कैसे डिफाइन और डिसाइड कैसे किया गया। So stability and resonance structure of benzene. On the basis of chemical properties and stability of benzene, Kekulé gives 2 resonating structures A and B. दिया इन्होंने, अभी आपने देखा for benzene. So that the intermediate position structure C is represented. Position of alternate double bond is different. तो क्या देखा गया कि भाई एक बार डबल बॉन्ड यहाँ पर है, देखिएगा जरा ध्यान से, और एक बार डबल बॉन्ड यहाँ पर है, एक बार डबल बॉन्ड यहाँ पर है, एक बार डबल बॉन्ड देखिए यहाँ पर है, एक बार डबल बॉन्ड यहाँ पर है और एक बार डबल बॉन्ड यहाँ पर है। अगर आप मिला के देखें तो आपको हर जगह डबल बॉन्ड नजर आ रहा है। देखिए इस वाले पॉइंट पे जैसे ये सिंगल है, देखिए यहाँ पे डबल आ रहा है, यहाँ भी देखिए आपका डबल आ रहा है, देखिए यहाँ से, यहाँ भी देखिए डबल है, यहाँ सिंगल है बट इधर देखिए डबल आ रहा है, यहाँ पर देखो यहाँ पर सिंगल है बट इधर देखिए डबल आ रहा है, यहाँ सिंगल है बट इधर देखिए, तो इनका मिक्स हाइब्रिड आया। क्या हाइब्रिड आया कि इसको हर जगह डबल बॉन्ड आएगा, मतलब इसको हमने कुछ इस तरह से डिनोट कर दिया तो भाई यहाँ पर हर जगह डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है यहाँ से, तो दिस इज हाइब्रिड स्ट्रक्चर, और इसको हमने एक सर्कल से डिनोट कर दिया। इसके अंदर हर जगह पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया। सो दैट द इंटरमीडिएट पोजीशन स्ट्रक्चर सी इज रिप्रेजेंटेड, पोजीशन ऑफ अल्टरनेट डबल बॉन्ड इज डिफरेंट, है ना। देखिए ये बात समझ में आई आपको। सो अकॉर्डिंग टू बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑसिलेटिंग डबल बॉन्ड्स इन बेंजीन इज नाउ एक्सप्लेन्ड बाय रेजोनेंस। बेंजीन इज ए हाइब्रिड ऑफ वेरियस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, द टू स्ट्रक्चर्स ऑफ ए एंड बी गिवन बाय केकुले, ए एंड बी गिवन बाय केकुले, केकुले ने दिया, बोलो बेटे, आर द मेन कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स। ठीक है, मेन कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। द हाइब्रिड स्ट्रक्चर इज रिप्रेजेंटेड बाय इंसर्टिंग ए सर्कल और डॉटेड लाइन, डॉटेड सर्कल इन द हेक्सागन एज शोन इन सी। ये देखिए द सर्कल रिप्रेजेंट्स द 6 इलेक्ट्रॉन, है ना, द 6 इलेक्ट्रॉन विच आर डिलोकलाइज्ड बिटवीन द 6 कार्बन एटम्स ऑफ बेंजीन। 6 इलेक्ट्रॉन कैसे भाई, देखो यहाँ पर ये दो, ये दो, ये दो, 6 हो गए, ये दो, ये दो, ये दो, ये दो,
ये दो और पाई बॉन्ड घूम रहे हैं इसके अंदर, तो बेटा कितने इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं? 6 इलेक्ट्रॉन। तो 6 इलेक्ट्रॉन ऐसे डिलोकलाइज हो रहे हैं, इस 6 इलेक्ट्रॉन ऐसे डिलोकलाइज हो रहे हैं। मुझे लगता है ये बात आपको समझ में आ गई होगी बेटे। बहुत बढ़िया चीज़ है, मस्त। जरा और देखें आगे। द ऑर्बिटल ओवरलैपिंग गिव्स अस अ बेटर पिक्चर अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ हम आपको और समझाएं। कहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे? ये तो हो गया था, ये बात हम लोग कर लिए थे। यस, यहाँ पर एक चीज़ देखो बेटा, ये कार्बन का और हाइड्रोजन का, ये दोनों मिलकर एक सिंगल बॉन्ड बना रहे हैं। देखिए, तो यहाँ पर हर जगह हाइड्रोजन भी लगा होगा एक ऐसे समझ जाओगे ना बेटे। यहाँ पर देखो, ये हाइड्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन, हर एक कार्बन पे हाइड्रोजन, हर एक कार्बन पे एक सिंगल बॉन्ड से हाइड्रोजन, हर एक कार्बन यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो अंडरस्टूड, समझ जाना इस बात को। ठीक है, अब क्या है बेटा, अगर हम इसको ऐसे बनाएं बेंजीन का स्ट्रक्चर, जरा देखिए। बढ़िया से, बेंजीन की बात हो रही है तो बेंजीन को तगड़े से समझें आप। अगर यहाँ पर देखिए कार्बन है आपका, ये कार्बन। अब अगर आप हर एक कार्बन पे देखें तो यहाँ पर इसके पास 3 सिग्मा है, 1, 2 और 3। मतलब यहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइज हो जाएगा। यहाँ भी 3 सिग्मा, ये भी sp2, ये भी sp2, ये भी sp2, ये भी sp2 और ये भी sp2। बोलो बेटे, ठीक है। तो अब देखो, यहाँ भी sp2 है, यहाँ भी sp2 है। sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल देखो, sp2 है मतलब, तो ये भी sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है। एक ऐसे देखो, ये भी आपका sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है और ये भी sp2 हाइब्रिड। तो आपको यहाँ बताओ, ट्रायगोनल sp2 मतलब ट्रायगोनल प्लानर होता है। देखो आपको साफ साफ नजर आ रहा होगा। अगर आप इसकी बात करो, देखो यहाँ पर भी sp2 आपको नजर आएगा। ये देखिए, देखिए ध्यान से, sp2 नजर आ रहा है आपको। ये देखिए, अगर आप इसकी बात करो तो यहाँ भी आपको sp2 नजर आएगा। देखिए इस तरह से, देखिए ध्यान से, यहाँ भी देखिए अगर आप, तो आपको sp2 नजर आ रहा है। देखिए, और अगर आप यहाँ पर देखें तो आपको यहाँ पर भी sp2 नजर आ रहा है बेटे। देखिए, पूरी बॉन्डिंग आप समझ जाओगे अभी। देखिए तो जरा करता तरीके से कैसे, आप जरा देखो। sp2 का मतलब बेटे क्या होता है? इसमें एक s और 2 p मिक्स हुए हैं, है ना। और एक p जो है वो अनहाइब्रिडाइज्ड है, अनहाइब्रिडाइज्ड 2 p। वो px हो सकता है, py हो सकता है, जो अनहाइब्रिडाइज्ड pz हो सकता है। अगर ये pz py तो ये px हो सकता है, दैट डिपेंड्स। तो ये आपको हाइब्रिडाइज्ड मिक्स हुए हैं। तो एक p जो है आपका अनहाइब्रिडाइज्ड है हर एक के पास, हर एक के पास। उसकी बात है, पहले ये समझो। तो इसका मतलब बेटे क्या हुआ कि sp2 यानी इसका sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल इस हाइड्रोजन के साथ ओवरलैप करके सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। इस कार्बन का sp2 ऑर्बिटल इस कार्बन का sp2 ऑर्बिटल आपस में मिलकर सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। इस कार्बन का sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल इस कार्बन का sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल आपस में मिलकर एक सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। और इसका sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल इसके इस हाइड्रोजन के 1s ऑर्बिटल के साथ सिग्मा बना रहा है। तो ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये sp2। यहाँ पर देखो, इस कार्बन का sp2, इस कार्बन का sp2, समझ रहे हो ना बेटे। इसका sp2 रेड वाला, इसका ग्रीन वाला मिलकर एक सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। इसका sp2 इसका 1s ऑर्बिटल मिलकर एक सिग्मा बना रहा है। आगे बढ़ते जाओ, इसका sp2 इस कार्बन का sp2 मिलकर एक सिग्मा बना रहा है। इस कार्बन का sp2 और इसका 1s सिग्मा, इसका sp2 इस कार्बन का sp2 मिलकर एक सिग्मा, सिमिलरली ऐसे आगे चल रहा है, बना रहा है। तो जो C और C बॉन्ड बन रहा है वो इस कार्बन का sp2 ऑर्बिटल और इस कार्बन का sp2 ऑर्बिटल मिलकर एक सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं। यहाँ पर भी जो सिग्मा बन रहा है, अभी पाई की बात भी करेंगे, यहाँ पर भी जो सिग्मा बन रहा है बेटे, यहाँ पर भी जो सिग्मा बन रहा है वो इसका sp2 और इसका 1s के बीच में ओवरलैपिंग से बन रहा है। चलिए, ये बात समझ में आती है। अब आपने देखा इसके पास अनहाइब्रिडाइज्ड भी है, तो अनहाइब्रिडाइज्ड को शो करें। चलिए देखिए, करके दिखाते हैं हम आपको अनहाइब्रिडाइज्ड। तो बताओ, इसके पास एक, हर एक के पास एक एक अनहाइब्रिडाइज्ड होगा। आप चाहो तो ऐसे शो कर लो, हर एक के पास एक एक, हर एक कार्बन के पास आपके पास एक एक अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल p ऑर्बिटल मिलने वाला है आपको कुछ इस तरह से, जो कि आपस में क्या बनाएंगे, पाई बॉन्ड बनाएंगे। आप शायद बात को समझ पा रहे होगे अभी। इसके अंदर देखो 6 CH बॉन्ड है, 6 CH बॉन्ड है, CH 6 CH बॉन्ड है। CC बॉन्ड सिंगल CC बॉन्ड, सिंगल CC 6 CC सिंगल बॉन्ड है, और CC डबल बॉन्ड 3 है इसके पास। चलिए अब देखिए आप, और चूंकि sp2 है तो प्लानर होगा पूरा का पूरा प्लान। देखो ये भी ट्रायंगुलर प्लानर, फिर ये ट्रायंगुलर प्लानर इससे जुड़ रहा है, फिर ट्रायंगुलर प्लानर इससे जुड़ रहा है, फिर ट्रायंगुलर प्लानर इससे जुड़ रहा है, फिर ट्रायंगुलर प्लानर इससे जुड़ रहा है। बेटा बोलो, क्लियर है ना एकदम? समझो बात को, थोड़ा टाइम ले रहा हूँ, अब पढ़ रहा हूँ। द ऑर्बिटल ओवरलैपिंग गिव्स अस बेटर पिक्चर अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। ऑल द 6 कार्बन एटम्स इन बेंजीन आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड, बता चुका हूँ।
2 sp2 hybrid orbitals of each carbon atom overlap with sp2 hybrid orbitals of the adjacent carbon atom to form 6 cc bond. बताओ बेटा, इसका sp2 इसका sp2 एक सिग्मा, 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 और सब कार्बन है तो कार्बन कार्बन के बीच में कितने 6 सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं कार्बन कार्बन के sp2 के बीच में. तो देखिए कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड्स बन रहे हैं विच आर इन द हेक्सागोनल प्लेन. sp2 है तो हेक्सागोनल प्लेन में होंगे वो. The remaining sp2 hybrid orbital of each carbon atom overlap with s orbital of hydrogen atom. देखिए ये sp2 इधर था इसके s ऑर्बिटल के साथ, ये इसके s ऑर्बिटल के साथ, इसका sp2 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 इसके s ऑर्बिटल के साथ. CH 6 सिग्मा CH बॉन्ड बना रहे हैं. ईच कार्बन एटम इज नाउ लेफ्ट विथ 1 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल. हर एक कार्बन पर देखो एक अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होगा क्योंकि sp2 का मतलब एक अनहाइब्रिडाइज्ड. बेटा बताओ क्या यहाँ तक बात एकदम क्लियर अच्छे समझ में आई क्या? सच्ची बताओ बेटे, क्या समझा पाया मैं आपको प्रॉपर तरीके से? चलिए देखिए और आगे देखिए और आगे देखिए अभी आप, और मस्त और सब पूरा एकदम 3D डायग्राम्स दिखाएंगे आपको. जीरो से ही बात कर रहे हैं बेटा हम लोग, बट जीरो टू सुपर हीरो बनना है ना बेटे, तो चीज़ों को बढ़िया तरीके से समझना होगा. देखिए आप देखिए आप बेटा, ये sp2 है, फिर देखो इसका sp2, देखो ये कार्बन और ये कार्बन का sp2 मिलकर सिग्मा बनाया, देख लीजिए आप. फिर इस कार्बन का sp2 देखिए, अब देखो ये भी sp2 है, ये देखिए ये भी बेटा sp2 है. तो देखिए इसका sp2 इस कार्बन का मिलकर एक सिग्मा बनाया बेटे. बताओ फिर जरा आप देखो है ना, इसका sp2 इसका sp2 देखो ये सिग्मा बनाया. फिर देखो बेटा इसका sp2 और इसका sp2 सिग्मा बनाया. फिर बेटा देखो इसका sp2 ट्राइगोनल प्लेनर शेप भी आपको नजर आ रहा होगा, सिग्मा बनाया. बेटा इसका sp2 इधर से सिग्मा बनाया, तो 6 सिग्मा बन गए कार्बन कार्बन के बीच में. और इधर देखो हाइड्रोजन है, तो इसका sp2 इस हाइड्रोजन के 1s, इसका sp2 हाइड्रोजन के 1s सबके साथ इस तरह से 6 CH बॉन्ड बनाएगा. कहानी क्लियर हो गई होगी आपको, है ना? अब इनके सबके पास देखो अनहाइब्रिडाइज्ड, हर एक कार्बन के पास देखो अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल्स हैं कि नहीं बेटे? देखो जरा सा अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल्स हैं कि नहीं बेटे? बताओ नजर आ रहा है कि नहीं नजर आ रहा है? अब दो स्ट्रक्चर का कैसे पॉसिबिलिटी आएगा जरा देखिए. जो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैं बेटे, अभी आपस में क्या कर सकते हैं? ओवरलैप कर सकते हैं. कैसे कर सकते हैं? तरीका है कि भैया ये ऐसे ऐसे ओवरलैप कर जाए, एक पाई बॉन्ड यहाँ बन जाए, फिर ऐसे ओवरलैप कर जाए, एक पाई बॉन्ड यहाँ बन जाए, फिर ऐसे ओवरलैप कर जाए, एक पाई बॉन्ड यहाँ बन जाए. एक ओवरलैपिंग तो ये हो सकता है, या फिर एक ओवरलैपिंग क्या हो सकता है? ये ऐसे ओवरलैप कर जाए, एक पाई बॉन्ड बन जाए, ये ऐसे ओवरलैप कर जाए, एक पाई बॉन्ड बन जाए, और ये ऐसे ओवरलैप कर जाए, एक पाई बॉन्ड बन जाए. तो बेटा बताओ दो तरह के पॉसिबल स्ट्रक्चर्स नजर आएंगे कि नहीं आएंगे? पाई बॉन्ड का पोजीशन चेंज हो गए. तो अगर हम इसकी नंबरिंग कर लें अगर इस तरह से देखिएगा, हम इसको बोलते हैं 1 2 3 4 5 6. देखिए क्या पॉसिबिलिटी, पहली पॉसिबिलिटी की अगर हम नज़र डालें तो देखिए यहाँ पर 1 2 है, फिर इनको आपने ऐसे छोड़िए, ये पाई बॉन्ड बना, देखिए यहाँ पाई बॉन्ड आ गया. देखिए ज़रा ध्यान से, ठीक है ये पाई बॉन्ड यहाँ बन गया, राइट. फिर देखो इनका हमने बनाया, देखिए तो यहाँ पे 3 और 4 के बीच में यहाँ पाई बॉन्ड आ गया. फिर हमने यहाँ बनाया तो देखिए यहाँ पाई बॉन्ड आ गया. दूसरी पॉसिबिलिटी बेटे क्या हो सकती है कि भाई ये वाले 1 और 6 कर लें, 1 और 6 किए, अभी 1 2 किया था, अब 1 6 कराओ, तो ये देखिए पाई बॉन्ड, देखिए आ गया पाई बॉन्ड. देखिए यहाँ पर ये पाई बॉन्ड, देखिए आ गया पाई बॉन्ड. फिर यहाँ पर देखिए पाई बॉन्ड, आ गया पाई बॉन्ड. देखिए तो इस तरह से. तो यहाँ पर देखिए मैं पढ़ दे रहा हूँ. द अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल्स ऑफ कार्बन एटम्स आर क्लोज इनफ टू फॉर्म पाई बॉन्ड बाय लैटरल ओवरलैप, साइड वाइज ओवरलैप. देयर आर 2 इक्वल पॉसिबिलिटीज ऑफ फॉर्मिंग 3 पाई बॉन्ड्स बाय ओवरलैप ऑफ p ऑर्बिटल्स ऑफ, जरा देखिए क्या, C1 C2 पाई बॉन्ड, C3 C4 पाई बॉन्ड, चेक कर लीजिए, C5 C6 पाई बॉन्ड. एक तो ये पॉसिबिलिटी, और C2 C3 ये देखिए, C4 C5 ये देखिए, C6 C1 ये देखिए, स्पेक्टली सोलिंग द फॉलोइंग. ये लीजिए बेटे, कहानी क्लियर. चलिए पानी पिया जाए. तो ये देखिए एकदम मस्त और ज़बरदस्त तरीके से बेटे हम आपको देखिए इसका स्ट्रक्चर भी बताए, इसका हाइब्रिडाइजेशन भी बताए, इवन कि हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे लुईस डॉट स्ट्रक्चर की बात भी हम लोगों ने की बेंजीन की. तो ये तो आपका बेंजीन रिंग आपको साफ साफ नजर आ रहा है, ठीक है. चलिए आगे दिखाते हैं आपको हम. और चलिए तो पॉसिबिलिटी क्या हुआ भाई कि डबल बॉन्ड हर एक पोजीशन पे आ जा रहा है, तो इसलिए क्या किया गया, इस तरह से डॉटेड लाइन खींच लिया गया. देखिए ऊपर वाले का, देखिए ऊपर वाले लोब्स हैं, ऊपर वाले लोब्स जरा देखिएगा, ऊपर वाले लोब्स ये देखिए, ऊपर वाले, ये ऊपर वाले हैं सब, देख लीजिए आप ध्यान से देख लीजिए, ये ऊपर वाले इनको ज्वाइन कीजिए. तो देखिए एबव द प्लेन आया, और ये जो एबव द प्लेन ऊपर आ रहा है, तो बताओ ये पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा कि नहीं होगा? देखिए इसको ऊपर शो कर दिया गया. अब जरा नीचे नीचे वाले जोड़िए, देखिए
जस्ट जस्ट आप देखते जाइए, आपको खुद नजर आ जाएगा एकदम क्रिस्टल क्लियर। नीचे वाले को जोड़िएगा, देखिएगा, ये देखिए, छोड़ लीजिए, देखिए, ये लीजिए, ये लीजिए, ये लीजिए, तो नीचे भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड नजर आए, देखिए नीचे इलेक्ट्रॉन क्लाउड। तो बेंजीन का देखो, ये आपका हेक्सागोन बीच में दिख रहा है, उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, उसके नीचे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ओ भाई साहब, दिस इज रेजोनेंस हाइब्रिड, दिस इज रेजोनेंस हाइब्रिड आपका। So between all the carbon atoms in the ring has been determined by X-ray refraction. X-ray से किया गया to be the same. There is equal probability for the p orbital to each carbon atom to overlap with the p orbitals of adjacent carbon. Equal possibility है कि इधर के साथ ओवरलैप भी कर जाए, इधर के साथ भी ओवरलैप कर जाए। तो आपने हाइब्रिड की सोचा, 13.7 दिखा रहा है। This can be represented in the form of two dot nets rings of electron clouds 13.7। देखिए इस तरह से, one above the and one below the plane on the hexagonal ring as shown in this। क्लियर हो रही कहानी। सो द 6 pi इलेक्ट्रॉन आर thus delocalized and can move freely about 6 कार्बन न्यूक्लियाई। कहने का मतलब अब क्या है कि जो पाई इलेक्ट्रॉन्स थे, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स थे कि नहीं थे बेटा, जब आपने यहाँ बताया 6 पाई इलेक्ट्रॉन ऐसे बना सकते हो आप, और ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन आप बेटे इसको ऐसे बना सकते हो। ये जो 6 इलेक्ट्रॉन है ये कुछ इस तरह से कार्बन न्यूक्लियाई जो है, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, यहाँ ऐसे मूव करते रहेंगे, ये कुछ इस तरह से। बोलो बेटे, है ना। सो द delocalized pi electron cloud is attracted most strongly by the nuclei of the carbon atoms than the electron cloud localized between two carbon atoms. Therefore, presence of delocalized pi electron in benzene makes it more stable than the hypothetical cyclohexatriene। तो cyclohexatriene वाला ये स्ट्रक्चर था कुछ ये वाला या फिर ये वाला, बोलो ना बेटे, ये वाला। बट अभी ये जो आया, ये इसने पूरा का पूरा एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया, और इसी की वजह से इसका स्टेबिलिटी बढ़ा। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि एक्सरे रिफ्रैक्शन डेटा रिवील्स दैट बेंजीन इज ए प्लानर मॉलिक्यूल। बहुत सही। हैड एनी वन ऑफ द अबव स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन ए और बी बीन करेक्ट, 2 टाइप्स ऑफ सीसी बॉन्ड लेंथ्स वर एक्सपेक्टेड। भाई देखो 2 तरह के एक्सपेक्ट किए गए थे, क्योंकि इस तरह से था, यहाँ पे डबल और एक बार सिंगल, डबल यहाँ पे सिंगल, यहाँ पे डबल। However, X-ray data indicates that all 6 carbon-carbon bond lengths are same order। मतलब क्या देखा गया कि भाई सभी तो सेम ऑर्डर बेटा कब हो सकता है, जब ये पूरे इलेक्ट्रॉन इक्वली यहाँ पर इस तरह से डिलोक होते जाए, यानी पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर हर एक कार्बन कार्बन के बीच में आए, तो सबका बॉन्ड लेंथ कैसा नजर आएगा, सेम नजर आएगा। ये हमें एक्सरे रिफ्रैक्शन से पता चला, और वहाँ से मेजर करके भी पता चला कैसे। सो हाउएवर एक्सरे डेटा इंडिकेट्स दैट द ऑल 6 कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ्स आर ऑफ द सेम ऑर्डर। कितना है, 139 pm। हर एक बॉन्ड जो भी यहाँ पर नजर आया कार्बन कार्बन के बीच का, इस तरह से कितना आया, 139 pm पिकोमीटर, विच इज इंटरमीडिएट बिटवीन। अब जब देखो 139 है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड कितना होता है, 154 होता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कितना 133 होता है, और यह है 139। इन दोनों के बीच में आया, कहने का मतलब ना तो प्योर डबल है ना ही वो प्योर सिंगल है, वहां पर आपका डबल बॉन्ड कैरेक्टर, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया। सो दस द absence of pure double bond in benzene, thus the absence of pure double bond in benzene accounts for the reluctance of benzene to show addition reaction under normal conditions, thus explaining the unusual behavior of benzene। मुझे लगता है कि अब आप कहानी एकदम तगड़े से समझ गए होंगे। बेटा ये था बात किसकी, स्ट्रक्चर की। ये था बेंजीन की, तो किस तरह से वो स्टेबलाइज हो गया, जो अनयूजुअल स्टेबिलिटी दिखा रहा था वो बेटा वो एक्सरे रिफ्रैक्शन से जब देखा गया कि हर एक कार्बन के बीच का जो बॉन्ड लेंथ है वो सेम आया, और वो डबल और सिंगल के बीच का आया। इसी का आपने देखा कि सिंगल बॉन्ड का इतना है 154 है, डबल का 133 है, और बेटा ये आया 139, तो इन दोनों के बीच का आया, तो ना तो ये सिंगल है ना ही डबल है, इसका मतलब इसके अंदर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ चुका है, सबका बॉन्ड लेंथ सेम आ जा रहा है। और यही बेसिकली क्या है, रेजोनेंट, इसे बोलते हैं हाइब्रिड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, जिसने एक्सप्लेन किया अनयूजुअल स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन। बोलो बेटे, तो मुझे लगता है कि अब आपकी कहानी बहुत तगड़े से एकदम मस्त और ज़बरदस्त तरीके से बेटे स्ट्रक्चर के बारे में क्लियर हुई। बहुत कोशिश किया कि मैंने आपको पूरा एग्जैक्ट फील दिला पाऊँ बेटे, कोशिश की काफ़ी हद तक कि मैं एग्जैक्टली फील दिला पाऊँ। हर तरीके से कोशिश की मैंने इसके स्ट्रक्चर के बारे में समझाने की, किकुले ने क्या बोला, माइकल फैराडे ने क्या बोला, और फिर कैसे कैसे क्या हुआ, क्या दिक्कतें आई, और उसके बाद फिर किस तरह से इसका स्ट्रक्चर डिफाइन किया गया फाइनली। बोलो बेटे, कहानी एकदम क्लियर है क्या, मस्त और ज़बरदस्त तरीके से। तो इतना समझने के बाद अब थोड़ी सी हम बात करते हैं इसी कंपाउंड के एरोमेटिसिटी की। भैया कि ये एरोमेटिसिटी अगर है तो हम उसको और कैसे अच्छे से डिफाइन कर पाएँ कि बेंजीन या बेंजोनाइड या फिर नॉन बेंजोनाइड कंपाउंड किस तरह से एरोमेटिसिटी शो कर सकते हैं। और एरोमेटिसिटी का मतलब कि कंप्लीट डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, उसके लिए पर्टिकुलर एक रूल भी है जिसको हम लोग हकल रूल बोलते हैं, और अगर जिसके अंदर ये पर्टिकुलर पार्ट आ गया तो फिर वो कंपाउंड बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा स्टेबल हो जाता है, और यही इसका अनयूजुअल स्टेबिलिटी का रीजन होता है। कहानी क्लियर बेटे, यहाँ तक मज़ा आ रही कि नहीं, एकदम बात को समझ रहे हैं एकदम।
थोड़ा मैं आराम से मस्त और ज़बरदस्त तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि एक एक पॉइंट आपके माइंड में घुस रहा होगा कि भाई अच्छा ये सारी चीज़ें हैं, मस्त और ज़बरदस्त चीज़ें बेटे। बोलो क्लियर है कहानी यहाँ तक? चलिए बहुत बढ़िया बात है बेटे, बस ऐसे ही मस्त और ज़बरदस्त तरीके से इन्जॉय करते रहो। और अब हम बात करेंगे किसकी बेटा? एरोमेटिसिटी ऑफ कंपाउंड, जिसमें हम बेंजोनाइट की बात भी करेंगे और नॉन बेंजोनाइट कंपाउंड्स की बात भी करेंगे जो एरोमेटिक होते हैं। ओके, बात करते हैं बेटा एरोमेटिसिटी, है ना। तो एरोमेटिसिटी कैसे क्या डिफाइन करेंगे वो सारी बातें हम लोग यहाँ पर समझते हैं, बेंजोनाइट के लिए भी और नॉन बेंजोनाइट के लिए भी, दोनों। देखो अब यहाँ से जैसे देखें एरोमेटिसिटी की हम लोग बात कर रहे हैं बेटे। सो बेंजीन वाज कंसीडर्ड एज पेरेंट एरोमेटिक कंपाउंड। तो बेंजीन को कैसे कंसीडर किया गया? एक पेरेंट एरोमेटिक कंपाउंड, है ना। नाउ द नेम इज अप्लाइड टू ऑल द रिंग सिस्टम वेदर और, है ना, समझना बात को, वेदर और नॉट हैविंग बेंजीन रिंग पोसेसिंग फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। तो वैसे तो बेंजीन को एक पेरेंट एरोमेटिक कंपाउंड बोला गया, बट अब जरूरी नहीं कि एरोमेटिसिटी के लिए बेटा, अब जो बाद में देखा गया वहाँ पे बहुत सारे कंपाउंड ऐसे मिले जो बेंजीन रिंग के साथ एरोमेटिक थे और विदाउट बेंजीन रिंग भी एरोमेटिक थे। तो अभी उनके लिए एक प्रॉपर एक रूल बनाया गया कि भाई ये रूल जहाँ भी फॉलो होगा वो कंपाउंड एरोमेटिक होगा, राइट। तो यहाँ पर वही चीज़ बोली जा रही है कि द नेम इज अप्लाइड टू ऑल द रिंग सिस्टम वेदर और नॉट हैविंग बेंजीन रिंग, है ना। सो पोसेसिंग फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक। तो बात समझ रहे हो बेटे? ओके, तो पहली चीज़ तो कंपाउंड कैसा होना चाहिए? प्लानर होना चाहिए। प्लानर होना चाहिए मतलब उसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन आना चाहिए। कहाँ पे आना चाहिए? कंपाउंड आपका जो आपका पेरीमीटर होगा उसमें, पेरीमीटर वेयर कंप्लीट डिलोकलाइजेशन टेक्स प्लेस। कैसा होना चाहिए? कंप्लीट डिलोकलाइजेशन होना चाहिए, मतलब रेजोनेंस होना चाहिए, कंप्लीट डिलोकलाइजेशन। समझते जाइएगा, बढ़िया से समझाता हूँ आपको। डिलोकलाइजेशन टेक्स प्लेस, राइट बेटे। तो प्लानरिटी होनी चाहिए। कहाँ पे प्लानरिटी होनी चाहिए? पेरीमीटर पे, मतलब जहाँ से हम शुरू करें रेजोनेंस वहाँ से वापस वहीं आ जाए, है ना। ये तो पेरीमीटर होगा आपका, ये है ना। और वेयर कंप्लीट डिलोकलाइजेशन टेक्स, जहाँ पर कंप्लीट डिलोकलाइजेशन हो। तो देखो यहाँ पर सेकंड पॉइंट ये लिखा है, कंप्लीट डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स इन द रिंग। रिंग में कंप्लीट डिलोकलाइजेशन पाई इलेक्ट्रॉन का होना चाहिए। प्रेजेंस ऑफ 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन इन द रिंग वेयर n इज एन इंटीजर, n का वैल्यू 0 1 2 3 हो सकता है। और इस रूल को हम लोग बोलते हैं हैकल्स रूल। बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाना चाहूँगा बेटे। जैसे कि देखो, चलिए देखिए, जैसे हमने बेंजीन लिया। अब बेंजीन में देखो डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल ऐसे करके कंप्लीट रेजोनेंस हो रहा है। सो दिस इज योर पेरीमीटर। आपका ये पेरीमीटर हो गया, दिस इज योर पेरीमीटर, दिस इज योर पेरीमीटर। अब अगर आप देखोगे तो डबल बॉन्डेड कार्बन न्यूट्रल होता है, sp2 होगा, यहाँ भी 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 sp2 होगा। यानी कि पूरा का पूरा कंपाउंड यहाँ से यहाँ तक आप देखो प्लानरिटी में जा रहा है। sp2 होना चाहिए, राइट। यहाँ पर समझ। अब उसके बाद फिर इलेक्ट्रॉन्स जो रेजोनेंस में जा रहे हैं, तो डबल सिंगल डबल, तो यही पाई इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर भी 2 पाई इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर। सो टोटल कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स बेटे इसके पास हो गए? 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए। हमारा हैकल्स रूल क्या बोलता है? हमारा हैकल्स रूल क्या बोलता है कि अगर हम किसी भी कंपाउंड, एरोमेटिक कंपाउंड कोई सा भी है, तो उसमें ये कॉन्सेप्ट फॉलो होना चाहिए। फॉर एरोमेटिक कंपाउंड क्या? 4n+2 इलेक्ट्रॉन, है ना, ये आना चाहिए। और जहाँ पर n का वैल्यू आपका कहाँ से स्टार्ट हो सकता है? 0 1 2 3। कहने का मतलब आप 4n+2 में निकाल, जो आपका 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दिख रहे हैं इसको 4n+2 के बराबर करो। और अगर n का वैल्यू यहाँ से मैच कर जा रहा है, इसका मतलब कंपाउंड एरोमेटिक होगा। फॉर एग्जाम्पल आपने क्या किया, यहाँ पर आपने पहला एग्जाम्पल लिया जो आपने बेंजीन का, यहाँ पर आपने क्या किया? 4n+2 को इसके बराबर किया, 6 के बराबर किया, तो यहाँ से 4n आपका 4 आ जा रहा है, तो यहाँ से n=1 आ जा रहा है। देखो मैच कर गया, इट मीन्स दिस कंपाउंड इज एरोमेटिक। अब देखिए नॉन बेंजोनाइट है बेटे कि नहीं है? नॉन बेंजोनाइट है, राइट। तो यहाँ पर देखो, आप यहाँ पर निगेटिव चार्ज है, देखो, या लोन पेयर आप बोल सकते हो, निगेटिव, है ना। तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है कि नहीं? फ्री इलेक्ट्रॉन है। तो देखो आप इसको कह सकते हो माइनस सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल माइनस सिंगल डबल, ऐसे करके कंप्लीट यहाँ पर हो रहा है। अगर आप यहाँ पर देखो बेटे ध्यान से, तो यहाँ पर भी जो हाइब्रिडाइजेशन आएगा, देखो यहाँ पर एक हाइड्रोजन भी होगा बेटे, समझना बात को। और हम लोग जब हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं तो सम ऑफ लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर की बात करते हैं। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर एक लोन पेयर है ना। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक लोन पेयर है, बेस्ट बिल्कुल लोन पेयर है। लोन पेयर यहाँ पर एक है, इसके पास यहाँ पर एक लोन पेयर है और 3 सिग्मा है, तो आपके पास बॉन्ड पेयर 3 है। तो अगर आप देखोगे तो सम 4 आ जाएगा, sp3 लगेगा। नहीं, sp3 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बेटा ये जो इलेक्ट्रॉन है ये रेजोनेंस में जा रहा है, और अगर इलेक्ट्रॉन पेयर रेजोनेंस में जा रहा है तो उसको हम हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं करते हैं। तो देखो लोन पेयर या माइनस सिंगल डबल, ये तो रेजोनेंस में चला गया। सो फर्स्ट आप चेक करो कि वो रेजोनेंस में जा रहा है कि नहीं जा रहा है। अगर वो रेजोनेंस में जा रहा है देन फिर उसको आप हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं करोगे, ध्यान रखना इस चीज़ का। तो इसका मतलब इसको हम काउंट नहीं करेंगे हाइब्रिडाइजेशन में। तो 1 2 3 का मतलब हाइब्रिडेशन यहाँ पर भी sp2 ही होगा। और बाकी यहाँ पर डबल बॉन्डेड कार्बन है, न्यूट्रल है, तो यहाँ पर हर जगह sp2 होगा। प्लानर है, पेरीमीटर आपने देख लिया, कंप्लीट रेजोनेंस हो रहा है,
तो पहला पॉइंट क्या था कि sp2 प्लेनरिटी, आ रही प्लेनरिटी। दूसरा कंप्लीट डिलोकलाइजेशन, यस पूरा कंप्लीट डिलोकलाइजेशन हो रहा है बेटे यहाँ पर। देखिए अब हकल्स रूल फॉलो करके देख लो, तो बेटा यहाँ पर भी देखो ये 2 इलेक्ट्रॉन, 2 और 2 और 2 टोटल 6 हो गए, तो 6 करोगे यहाँ पर सेम, तो यहाँ पर भी इनका वैल्यू 1 आ जाएगा जो कि मैच कर जाएगा। इट मींस दिस कंपाउंड इज ऑल्सो एरोमेटिक। आर गेटिंग माय पॉइंट बेटे? चलो अब इसकी बात करते हैं। प्लस का मतलब 0 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो लेकिन रेजोनेंस क्या है देखो, प्लस सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल प्लस सिंगल डबल। देखो यहाँ पर कंप्लीट डिलोकलाइजेशन और डबल बॉन्डेड है यहाँ पर, तो आपका क्या sp2 हाइब्रिडेशन है। यहाँ पर एक हाइड्रोजन भी है और यहाँ पर कोई लोन पेयर है ही नहीं, ऑलरेडी नहीं है यहाँ पर, तो sp2 यहाँ पर भी है। सो दिस इज प्लेनरिटी, कंप्लीट डिलोकलाइजेशन दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट हकल्स रूल, 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन है, फिर से यहाँ पर इनको सिंपल। अब यहाँ पर सभी जगह हाइब्रिडेशन निकालोगे। अब जरा देखो डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, तो इसका जो पेरीमीटर बनेगा बता बेटा कौन सा बनेगा? दिस वन, दिस विल बी द पेरीमीटर। हमने कहा था ना पेरीमीटर, देखो आप ये वाला पेरीमीटर होगा आपका। अब इसमें जो रेजोनेंस में इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं कौन कौन से जा रहे हैं? देखो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 जा रहे हैं। देखो 10 जा रहे हैं। अब 10 जा रहे हैं तो अब देखो 4n + 2 को 10 के बराबर कर दो, तो 10, सो 4n = 8, सो यहाँ से n = 2 आ जाएगा, 2 आ गया, इट मीन्स दिस कंपाउंड इज एरोमेटिक। मतलब इनमें से मैच कर जाए तो एरोमेटिक होगा। सिमिलरली अगर आप इसकी बात करो, देखो डबल सिंगल 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 डबल आ रहा है, कंप्लीट रेजोनेंस हो रहा है कि नहीं? देखो ये आपका पेरीमीटर होगा, आपको अंदर नहीं घुसना है, आपको पेरीमीटर में ही जाना है हमेशा। जो पेरीमीटर देखा, अब टोटल काउंट कर लो बेटा कितने इलेक्ट्रॉन से। देखो पाई बॉन्ड काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 × 2 14 इलेक्ट्रॉन्स हैं, राइट। तो अब देखो sp2 हर जगह है ना, पेरीमीटर में कंप्लीट डिलोकलाइजेशन हो रहा है। अब उसके बाद 4n + 2 देख लो, तो 4n + 2 हमने किया, 4n + 2 = में कितना किया 14, तो यहाँ से 4n = 12 आ जाएगा, सो n = 3 आ जाएगा, मीन्स दिस कंपाउंड इज एंथ्रासीन। और यहाँ पर जो एंथ्रासीन है एरोमेटिक कंपाउंड हो गया, दिस इज नैप्थलीन, है ना। इन सबके देखो नाम लिखे हुए बेटे यहाँ पर, है ना। अब इसको जरा देखो आप ध्यान से, इसको देखो डबल सिंगल 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 डबल। अरे भाई साहब देखो ये पेरीमीटर आपका ये बन रहा है। पेरीमीटर पे जाना है बेटे, आपको कहाँ पे जाना है? पेरीमीटर पे जाना है कंप्लीट। तो देखो जहाँ से शुरू किए थे कंप्लीट डिलोकलाइजेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, काउंट कर लो। तो यहाँ पर भी देखो 1 2 3 4 5 6 7 14 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ करो कि यहाँ भी n का वैल्यू 3 आएगा, दिस इज कॉल्ड फेनेंथ्रीन। बोलो बेटे, तो यहाँ पर भी आपका ये कंपाउंड कैसा एरोमेटिक। तो ये आपका नॉन बेंजोनाइट था, ये बाकी ये सब के सब, ये भी आपका नॉन बेंजोनाइट था। बाकी देखो ये आपके बेंजोनाइट है, तो चाहे बेंजोनाइट हो चाहे नॉन बेंजोनाइट हो, यू कैन यूज हकल्स रूल। अगर आप 4n + 2 के बराबर करते हो उस इलेक्ट्रॉन को, अगर वो इनमें से मैच नहीं करता है तो कंपाउंड एरोमेटिक नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल हमने कहा कि हमारे पास ये कंपाउंड है बेटे, ठीक है। अब यहाँ पर देखो डबल सिंगल डबल सिंगल डबल हो रहा है, sp2 है, चलो प्लेनरिटी है, sp2 है, रिंग में कंप्लीट डिलोकलाइजेशन हो रहा है। यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन है, देखो 2 और 2 4, तो 4n + 2 = 4 किया आपने, तो यहाँ से 4n = आपका 2 आ गया, सो n = 0.5 आ गया, जो कि यहाँ से मैच नहीं कर रहा है। इट मीन्स दिस कंपाउंड इज नॉट एरोमेटिक, नॉट एरोमेटिक। बात समझ में आ रहा है? बात समझ में आ रहा है? ओके। जब एरोमेटिक चेक कर लो एक बार, एरोमेटिक नहीं है तो आप दूसरा फिर क्या करो बेटे, एक दूसरा रूल यूज़ करो, 4n pi इलेक्ट्रॉन रूल यूज़ करो। अगर ये फॉलो हो जाता है तो कंपाउंड एंटी एरोमेटिक होता है। कैसा होता है? एंटी एरोमेटिक होता है। तो अगर हम इसको अब जरा देखते हैं, और उसकी यहाँ के पर जो n का वैल्यू आएगा वो होता है 1 2 3 4, यहाँ पे 0 नहीं होता, यहाँ से शुरू होता है। अब इस 4 को बराबर करो 4n के, 4n के बराबर किया तो यहाँ पर n = 1 आ गया, देखो मैच कर गया। इट मीन्स दिस कंपाउंड इज एंटी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, राइट। एंड इफ no complete delocalization, right, or in perimeter है ना, नॉन प्लानर हो जा रहा है, नॉन प्लानर का मतलब sp3 वगैरह हो गया अगर, तो कंपाउंड हो जाता है आपका नॉन एरोमेटिक। कैसा हो जाता है? नॉन एरोमेटिक। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल हम आपको दिखाना चाहें, जैसे हमने कहा कि ये कंपाउंड है बेटे, ये देखो ये ऐसे और ऐसे, तो डबल सिंगल डबल है, फिर सिंगल सिंगल, मतलब कंप्लीट रेजोनेंस नहीं हो रहा है। अब यहाँ देखो तो sp3 हो गया, यहाँ देखो तो sp3 हो गया, तो बेटा प्लानर भी नहीं है, कंप्लीट डिलोकलाइजेशन भी नहीं है, तो ऐसे कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे? नॉन एरोमेटिक। तो मैंने आपको 3 चीज़ें बताई, एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक। स्टेबिलिटी को ऑर्डर की बात करें तो सबसे ज़्यादा एरोमेटिक होता है, उसके बाद आपका नॉन एरोमेटिक होता है, और उसके बाद सबसे लीस्ट स्टेबल जो होता है आपका एंटी एरोमेटिक होता है। बोलो बेटे, तो दिस इज ऑल अबाउट एरोमेटिसिटी ऑफ बेंजोनाइट एंड नॉन बेंजोनाइट कंपाउंड्स। मुझे लगता है कि आपको ये बात अब अच्छे से तगड़े से समझ में आ गई होगी, है ना। और बाकी और बहुत डिटेल में अगर आप देखना चाहते हैं बेटा ये, तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स का मैंने पूरा डिटेल में अलग से पूरा का पूरा लेक्चर, सारे के सारे लेक्चर्स बहुत डिटेल में बना रखे हैं। वहाँ पर मैंने सबसे पहले एरोमेटिसिटी ही डिस्कस की है, हकल्स रूल वगैरह और डिटेल में, इसका वीकेस्टी भी मैंने वहाँ बता रखा है, आप वहाँ पर जाके देख सकते हो। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहाँ पर? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में। ओके चलिए, ठीक है। एक एग्जांपल मैं आपको और दिखा दूं यहाँ पर। मान लीजिए सपोज हमारे पास ये एग्जांपल है बेटे, ये ऑक्सीजन है,
ये नाइट्रोजन है, यहाँ पर है, देखो लोन पेयर सिंगल डबल सिंगल, लोन पेयर सिंगल डबल सिंगल, लोन पेयर सिंगल, कंप्लीट डिलोकलाइजेशन हो रहा है। ये लोन पेयर देखो रेजोनेंस में जा रहा है। अब यहाँ से भी देखो तो ये भी लोन पेयर सिंगल डबल, ये भी रेजोनेंस में जा रहा है। बट ये वाला तो अगर देखो, अगर किसी भी एटम के पास बेटा एक से ज़्यादा लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स पेयर ज़्यादा है, एक से ज़्यादा, एक पेयर से ज़्यादा है, तो एक ही पेयर रेजोनेंस में जाएगा। जो बचा हुआ जैसे ये वाला रेजोनेंस में ही कैलकुलेट हो, आप इसको यूज करोगे, राइट, जो आप कैलकुलेशन करोगे रेजोनेंस, ठीक है। बट जो बच जाता है वो आपका हाइब्रिडाइजेशन में जाएगा। कहाँ जाएगा? हाइब्रिडाइजेशन में। तो अगर एक से ज़्यादा है लोन पेयर तो आपको देखो कि अगर एक रेजोनेंस पे जा रहा है तो बाकी दूसरा फिर आपका हाइब्रिडाइजेशन में जाएगा, हमेशा ध्यान रखना। तो अगर हाइब्रिडाइजेशन देखो तो एक सिग्मा यहाँ है, एक सिग्मा यहाँ, 2 सिग्मा और एक लोन पेयर, 3 हो गया, तो sp2 यहाँ भी हो गया, है ना। अगर आप ध्यान नहीं दोगे तो आप क्या बोलोगे, सर 2 लोन पेयर 2 बॉन्ड पेयर sp3, नहीं, ये तो रेजोनेंस में चला जा रहा है। जो रेजोनेंस में चला गया उसको जाने दो, जो बच जाए वो हाइब्रिडाइजेशन में जाएगा। जैसे देखो ये रेजोनेंस में जा रहा है, लोन पेयर सिंगल डबल, तो 1 2 3। अब चूंकि रेजोनेंस में चला गया इसलिए इसको हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं करोगे, तो 3 सिग्मा है, यहाँ भी sp2 होगा, बाकी डबल बॉन्डेड sp2 होगा। तो प्लेनैरिटी है, sp2 है, सब कुछ है यहाँ पर, है ना। इसके बाद कंप्लीट डिलोकलाइजेशन भी हो रहा है। अब इलेक्ट्रॉन्स काउंट करो तो ये भी जा रहे हैं, 2 4 6 8 जा रहे हैं। अब पहले आप एरोमेटिक का चेक करो कि क्या हो रहा है एरोमेटिक। तो 4n + 2 = 8 कर दिया, तो 4n = 6 हो गया, तो n = 6/4 हो गया, 3/2 1.5 के आसपास आ रहा है, जो कि इसका मतलब क्या है कि एरोमेटिक नहीं है। अब एंटी एरोमेटिक पे चलो, तो 4n = आपने किया 8 कर दिया, n = 2 आ गया, देखो एंटी एरोमेटिक का ये 2 मैच कर गया। इट मीन्स दिस कंपाउंड इज एंटी एरोमेटिक। तरीका समझ में आ गया बेटे? तो इस तरह से मुझे लगता है कि इतने एग्जांपल से आप काफ़ी कुछ बात समझ सकते हो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। क्लियर है बेटे? चलो अब आगे बात करते हैं। अब आप बात करते हैं हम लोग प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन। एरोमेटिसिटी आपने देख लिया, बहुत सारी चीज़ें आप डिटेल में देखते चले जा रहे हो। नाउ विल डिस्कस प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन। बेंजीन का प्रिपरेशन बेटे कैसे होगा थोड़ा ये देखते हैं। और ये साइक्लिक हम लोग ऑलरेडी पहले ही बात कर चुके हैं बेटा। देखो प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन में, बेंजीन इज कमर्शियली आइसोलेटेड फ्रॉम कोल टार। कहाँ से बनाया जाता है बेटा? आइसोलेट किया जाता है। कहाँ से निकाला जाता है? कोल टार से निकाला जाता है। However, it may be prepared in the laboratory by the following methods। तो हम लेबोरेटरी में भी बना सकते हैं इसको बोलते हैं साइक्लिक पॉलीमराइजेशन ऑफ इथाइन। क्योंकि इथाइन है आपके पास, 3 मॉलिक्यूल्स आपने लिया। सो इथाइन ऑन पासिंग थ्रू रेड हॉट आयरन ट्यूब, देखो यहाँ से पास किया एट 873 केल्विन टेम्परेचर, बेंजीन आउट। तो यहाँ से क्या होगा बेटा, ये इथाइन बेंजीन में कन्वर्ट हो जाता है। अभी मैंने आपको लास्ट उसमें मतलब कुछ देर पहले बताया था कि ये एलिफेटिक से एरोमेटिक जाने का, एंटर करने का बहुत ही अच्छा तरीका होता है। तो आप यहाँ से भी बेंजीन बना सकते हो। और मेथड आप देख लें, डिकार्बोक्सिलेशन ऑफ एरोमेटिक एसिड्स। देखो एरोमेटिक का कंपाउंड ये, और यहाँ पे देखो एरोमेटिक एसिड्स, मतलब यहाँ पर CH3COH था, NaOH डालो तो Na में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये आपका बेंजोइक एसिड था। सो उसी का सॉल्ट है ये। तो सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड ऑन हीटिंग विद सोडा लाइम गिव्स बेंजीन। समझिएगा बेटे बात कैसे। तो यहाँ से देखो क्या होगा, अगर आप ध्यान से देखें बेटे, देखिए जरा ध्यान से क्या निकल रहा है। देखिए Na2CO3 और ये H यहाँ चला गया, H यहाँ लग गया। तो देखिए ये आपका है ना, सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड बेंजीन में कन्वर्ट हो गया, सोडियम कार्बोनेट बाहर हो गया। क्लियर? तो आप यहाँ से बना सकते हो बेटे, ठीक है। देखो ये COH है, सोडा लाइम डाला, तो इसमें देखो सोडियम बेंजोनेट में कन्वर्ट होगा। फिर सोडियम बेंजोनेट को आप क्या करोगे, कैल्शियम ऑक्साइड एनओ से हीट करोगे, तो यहाँ से सोडियम कार्बोनेट निकाल दो पूरा पूरा। देखो ऐसे सोडियम कार्बोनेट यहाँ से निकल गया, और ये H यहाँ पे जाके चिपक गया, और देखिए बेंजीन बन गया, ठीक है। सो बेंजोइक एसिड सोडा लाइम में डाला, बोलो बेटे, तो आपका क्या बन गया यहाँ पर? देखो सोडियम सॉल्ट बन गया, सोडियम बेंजोनेट बन गया। सोडियम बेंजोनेट अगेन सेम रिएजेंट डालने से फिर वो बेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगा। बहुत सिंपल तरीका है, आप समझ रहे होगे। बाय द रिडक्शन ऑफ फिनॉल, एरोमेटिक कंपाउंड्स में इसका बहुत डिटेल में पूरा मैकेनिज्म भी बता रखा है, जिसमें सिंपल ये क्या करता है, रिड्यूस कर देता है, जिंक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, और यहाँ पर H रह जाता है ये, तो ये आपका बेंजीन में कन्वर्ट। देखो जेरेनो निकल गया, जेरेनो, और यहाँ पर ये बेंजीन बच गया, ठीक है। तो इस तरह से आप बेंजीन को प्रिपेयर कर सकते हो। नाउ द नेक्स्ट टर्म इज फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन मीन्स बेंजीन या बेंजोनाइड या फिर नॉन बेंजोनाइड कंपाउंड्स की बात करें अगर हम, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें अगर, तो फिजिकल प्रॉपर्टी समझते हैं। ध्यान से देखिए बेटा, देखो हर चीज़ पे बेटे आपको फोकस करना है, हर चीज़ आपकी क्लियर होनी चाहिए। कोई सा भी पॉइंट, कैसा भी पॉइंट आपसे पूछा जा सकता है बेटे, है ना। तो इसलिए आपको हर एक चीज़ के लिए रेडी रहना है, कोई भी चीज़ ऐसा ना हो जो आपको मिस हो और आपको कहीं पर दिक्कत आए। सो फिजिकल प्रॉपर्टी, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स आर नॉन पोलर। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से बेंजीन है बेटे, कैसा है? नॉन पोलर है। कैसा है? नॉन पोलर होता है ना। एंड आर यूजुअली कलरलेस लिक्विड्स और सॉलिड्स, कलरलेस भी होते हैं, विथ ए कैरेक्टरिस्टिक एरोमा। एरोमा मतलब है ना, स्मेल के बारे में बताया था ना, एरोमेटिक के बारे में, है ना। सो विथ अ कैरेक्टरिस्टिक एरोमा। यू आर ऑल्सो फैमिलियर विथ नैप्थलीन बॉल्स। नैप्थलीन बॉल्स नहीं होते हैं जो हम लोग आप देखते हो कि जो घर में आपका नहीं बोलते फिनॉल वगैरह है जो डाला जाता है, जैसे पोछा वोछा लगाया जाता है। सो नैप्थलीन बॉल जो होता है उसका स्मेल भी बहुत आप पहचान जाते होगे ना, बॉल्स होती हैं जिसको हम टॉयलेट्स वगैरह में डाल देते हैं सो दैट की स्मेल, बैड स्मेल ना आए। तो आप इससे फैमिलियर होगे, नैप्थलीन बॉल्स विच आर यूज इन टॉयलेट्स
एंड फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ क्लॉथ्स, कपड़े वगैरह भी जहाँ रखे जाते हैं वहाँ पर नेपथलीन बॉल साथ में रख दी जाती है, आपको याद होगा, आप देखते होंगे. सो बिकॉज ऑफ यूनिक स्मेल ऑफ द कंपाउंड एंड द मोस्ट रिपेलेंट प्रॉपर्टी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन आर, है ना बात, तो ये नेपथलीन भी वहाँ पर यूज़ किया जाता है. दिस इज ऑल्सो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, है ना, सॉलिड फॉर्म में रहता है ये. एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन आर इमिसिबल विथ वाटर, क्योंकि वाटर पोलर होता है और एरोमेटिक जो आपका नॉन पोलर होता है ना, आपको पता है लाइक डिजॉल्व लाइक, तो इसलिए ये वाटर में मिसिबल नहीं होता. आप नेपथलीन बॉल को अगर पानी में डालोगे तो मिक्स नहीं होगा, आप चेक करके देख सकते हो, आपके घर में ही होगा. बट रेडली मिसिबल विथ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, तो भैया ऑर्गेनिक कंपाउंड ये है, नॉन पोलर है, तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स जनरली जो आपके होते हैं नॉन पोलर वहाँ पे मिक्स हो जाएगा, है ना. दे बर्न विथ सूटी फ्लेम, ये सूटी फ्लेम के साथ बर्न होते हैं. क्लियर है बेटे बात, यहाँ तक बात समझ में आती है क्या? तो ये कुछ पॉइंट्स हमने यहाँ पे लिखे, देखो जरा. बेंजीन हैज केरोसिन लाइक ऑर्डर, जैसे केरोसिन का नहीं स्मेल होता, कुछ तरह का ऑर्डर होता है. एंड इज कलर इज लिक्विड. बेंजीन इज नॉन पोलर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, पता है आपको. बेंजीन इज इनसॉल्युबल इन पोरस सॉल्वेंट लाइक वाटर, यस बिल्कुल. बेंजीन इज सॉल्युबल इन नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स लाइक कार्बन टेट्राक्लोराइड वगैरह, है ना. बेंजीन इज ए गुड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, बहुत जगह यूज किया जाता है. बेंजीन बर्न्स विद ए सूटी फ्लेम बिकॉज इट इज एन एरोमेटिक कंपाउंड. बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन इज 353 केल्विन. तो ये सारे पॉइंट्स आपके सामने रखे बने. तो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं बेटे, कैसे भी किसी भी तरह से आपसे पूछा जा सकता है. सो नाउ नेक्स्ट इज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स. तो बेंजीन के, अब आप इसके केमिकल प्रॉपर्टीज वगैरह की बात हम लोग करते हैं बेटे. किसकी बात करते हैं? केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं और थोड़ा सा केमिकल प्रॉपर्टीज को समझने की कोशिश करते हैं बेटे. केमिकल प्रॉपर्टीज में इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, दैट इज इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. उसका डिटेल मैकेनिज्म अभी हम लोग प्रॉपर तरीके से देखेंगे बेटे, एक एक करके चुन के, और किस तरह से क्या रिएक्शन होता है उन सबको समझने की कोशिश करेंगे. ठीक है, तो केमिकल प्रॉपर्टीज पहले देखते हैं बेटे, और यहाँ पर बात करते हैं एरिन्स, है ना, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स आर कैरेक्टरिस्टिक्स बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, भी बताया मैंने, है ना. हाउएवर अंडर स्पेशल कंडीशन दे कैन ऑल्सो अंडरगो एडिशन एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन. तो स्पेशल कंडीशन में एडिशन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन देते हैं, बट जनरली ये आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं. अब कैसे देंगे, क्या होगा, है ना. तो जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, आपका EAS रिएक्शन. सो दैट इज EAS रिएक्शन ऑफ बेंजीन, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन, एंड दैट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट, है ना. तो अब इस बात को समझते हैं बहुत तगड़े से, बोलो बेटे, है ना. तो इसका क्या मैकेनिज्म होगा वो समझना होगा, किस तरह से आपका इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा, किस तरह से वो बेंजीन में ऐड होगा, और फाइनली फिर किस तरह से आपका न्यू कंपाउंड बनेगा सब्स्टिट्यूशन होने के बाद, जो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा. वो सारी चीज़ें बेटा हमें बहुत तगड़े से बहुत डिटेल में समझनी होगी एक एक, और बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है. अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो आपको बहुत मजा यहाँ पर आने वाली है. सो EAS इज वेरी इंपॉर्टेंट बेटे, है ना, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन. इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन देखेंगे, है ना, जिसमें हम लोग बहुत सारे रिएक्शंस की बात करते हैं. फ्रीड क्लाफ्ट अल्काइलेशन, फ्रीड क्लाफ्ट असाइलेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, है ना, बहुत सारा हम लोग बात करते हैं. और ये मैं बताऊंगा कि अगर आप, मैं फिर से एक चीज़ बताना चाहूँगा कि बेटा कि अगर आप एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में जाओगे तो ये सारी रिएक्शन और भी आपको बहुत डिटेल में वहाँ पर मिलेंगी. ठीक है, यहाँ पे मैं आपको NCERT के साथ साथ प्रॉपर कॉन्सेप्ट भी और दिखाना चाहता हूँ, चूँकि हाइड्रोकार्बन कर रहे थे इसलिए साथ साथ यहाँ पर ये चीज़ भी मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, सो दैट कि आप अगर यहाँ पर आए हो इस लेक्चर में तो आपको यहाँ से ही आपका काम बनता चला जाए. ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं. सबसे पहले बात करते हैं बेटा मैकेनिज्म ऑफ EAS रिएक्शन. क्या मैकेनिज्म्स हैं, क्या क्या स्टेप्स यहाँ पर यूज होने वाले हैं, और किस तरह से हम जनरेट करेंगे इलेक्ट्रोफाइल्स या फिर जो भी चीज़ें हैं, किस तरह से रिंग में अटैक होगा, कैसे क्या कॉम्प्लेक्स वहाँ पर बनेगा, वो सारी चीज़ें हम लोग प्रॉपर डिटेल में डिस्कस करके आगे बढ़ते हैं बेटा, और इस चीज़ को हम लोग समझते हैं. चलिए, तो अब बात करते हैं किसकी बेटे, मैकेनिज्म ऑफ EAS रिएक्शन. 3 स्टेप्स यहाँ पर देखो दिखाया गया है. क्या, मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अकॉर्डिंग टू एक्सपेरिमेंटल एविडेंस. SE मतलब सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, E मीन्स इलेक्ट्रोफाइल. रिएक्शंस आर सपोज टू प्रोसीड वाया द फॉलोइंग 3 स्टेप्स. पहले जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, तो पहले स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन होगा, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा, कैसे जनरेट होगा भी बताएंगे आपको. दूसरा होगा फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट, फिर दूसरे में बेंजीन रिंग जो होगा वहाँ पे कार्बोकैटायन बनेगा बेटे, तो कार्बोकैटायन कैसे बनेगा वो देखेंगे. एंड देन रिमूवल ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम द कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट, तो वहाँ से जब प्रोटॉन निकल जाएगा तो फाइनली आपका प्रोडक्ट बन जाएगा. 3 चीज़ें हैं, क्या क्या 3 चीज़ें बेटा, पहले इलेक्ट्रोफाइल जनरेट कर लो, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन सेकंड स्टेप होगा, और तीसरे में रिमूवल ऑफ प्रोटॉन यानी H+ का रिमूवल होगा, है ना. तो 3 स्टेप से आप EAS रिएक्शन की बात कर सकते हो. किसकी बात कर सकते हो बेटा, EAS रिएक्शन की बात कर सकते हो. तो एक एक करके चुन के समझेंगे, उसके बाद फिर वो सारी रिएक्शन हम लोग कर लेंगे, देख लेंगे हमको. ठीक है बेटे, ओके. एक एक स्टेप करके समझते हैं बेटे. ये रहा आपके सामने पहला, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल. पहला, सो जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, इसको हम E+ से डिनोट करते हैं. ड्यूरिंग क्लोरिनेशन, अल्काइलेशन एंड असाइलेशन ऑफ बेंजीन, है ना. जब आप क्लोरिनेशन की बात करते हो या फिर अल्काइलेशन की बात करते हो या फिर असाइलेशन की बात करते हो, भी सब बताएंगे बेटे, ऑफ बेंजीन, है ना. एनहाइड्रस AlCl3 यूज करते हैं हम लोग, बीइंग अ लुईस एसिड, हेल्प्स इन जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल.
जैसे जब आप क्लोरिनेशन की बात करते हो तो Cl+ जनरेट करते हैं, अल्काइलेशन की बात करते हैं तो वहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल R+ जनरेट होता है, और जब असाइलेशन की बात करते हैं तो वहाँ पर RCO+ इलेक्ट्रोफाइल असाइलिनम आयन जनरेट होता है ना। सो रिस्पेक्टिवली बाय कंबाइनिंग विद द अटैकिंग रिएजेंट, राइट। तो अब देखो क्या है बेटा, यहाँ पर आपने देख लिया, देखो एक दो चार लाइन में कितनी बढ़िया चीज़ें आपके सामने लिखा हुआ है कि ड्यूरिंग क्लोरिनेशन, अल्काइलेशन एंड एसाइलेशन ऑफ बेंजीन एनहाइड्रस AlCl3 बीइंग अ लुईस एसिड। लुईस एसिड क्यों है पता है ना आपको बेटे, AlCl3 है, 3 Cl इसके साथ लगे हुए हैं, तो टोटल इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, है ना। तो इसके पास क्या है बेटा, 6 इलेक्ट्रॉन है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, इसका इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट है। सो इसका इट कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर, तो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है, और जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होते हैं बेटे, है ना, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, लुईस एसिड। सो दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड लुईस एसिड। और ये चाहे आप बात करो यहाँ पर क्लोरिनेशन की, या फिर अल्काइलेशन की, या फिर एसाइलेशन की, इन तीनों केसेस में हम लोग एनहाइड्रस AlCl3 यूज़ करते हैं, जहाँ पर लुईस एसिड का काम करता है। और वहाँ से ये जनरेशन होता है किसका, जब क्लोरिनेशन की बात करते हो तो वहाँ पर, जब आप क्लोरिनेशन की बात करते हैं बेटे, क्लोरिनेशन, है ना, और यहाँ पर मैं इलेक्ट्रोफाइल लिख दे रहा हूँ, तो यहाँ पर Cl+ इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा। जब आप बात करते हो अल्काइलेशन की, तो यहाँ पर R+ इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है। और जब बात करते हो आप असाइलेशन की, तो वहाँ पर आपका RCO+ इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है। कुछ इस तरह से ये आपके इलेक्ट्रोफाइल्स यहाँ पे जनरेट होते हैं। और इन सब केसेस में हम लोग बेसिकली यूज़ करते हैं किसका, एनहाइड्रस AlCl3 का। तो अब ये बात समझ गए आप बेटे, एनहाइड्रस AlCl3। अभी जब आपको डिटेल मैकेनिज्म दिखाएंगे तो ये चीज़ ध्यान रखना, वहाँ पर हम लोग डायरेक्ट यूज़ करेंगे, कैसे होता है ज़रा देखते हैं। तो जैसे कि हेलोजिनेशन या क्लोरिनेशन की बात कर लें, या फ्रीड कप अल्काइलेशन की बात कर लें, या फ्रीड कप असाइलेशन की बात कर लें। देखो तो हेलोजिनेशन यानी क्लोरिनेशन, देखो Cl+ क्लोरोनियम आयन जनरेट हुआ। फ्रीड कप अल्काइलेशन में देखो CH3+, ये तो R+ है ना, अल्काइल कप कैटायन जनरेट हुआ। और फ्रीड कप असाइलेशन में देखो ये आपका असाइल कप कैटायन जनरेट हुआ, राइट। कैसे, बहुत सिंपल है। तो इसका बहुत सिंपल सा तरीका बेटे क्या होगा, जरा देखें अगर आप यहाँ पर ध्यान से, तो इसके पास यहाँ पर एक खाली डब्बा है ना, क्योंकि इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन थे, तो एक ऑर्बिटल वैकेंट है। और बेटा देखो यहाँ पर क्या होगा कि ये इसको क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन पेयर से यहाँ पर इसको खींचेगा अपनी तरफ। जब इसको खींचेगा यहाँ पर, तो इसमें पोलैरिटी आएगी, तो यहाँ पार्शियल माइनस, यहाँ पर पार्शियल प्लस आएगा। उसके बाद ये बॉन्ड टूट जाएगा ऐसे, जब ये टूटेगा तो यहाँ पे माइनस और यहाँ पर प्लस आएगा। और माइनस का मतलब इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन की कमी थी, तो Cl- यहाँ पे आ जाएगा, और ये बन जाएगा AlCl4-। Cl- आया तो AlCl4-, और चूंकि ऐसे टूटे तो Cl+ अलग हो गया, देखिए जनरेट हो गया आपका क्लोरोनियम आयन। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी है, देखिए इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा, क्योंकि इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो फिर से ऐसे टूटेगा, ये देखो यहाँ माइनस यहाँ प्लस, राइट। Cl यहाँ चला जाएगा तो AlCl4- हो जाएगा, और यहाँ पे CH3+ आपका फिर से ये आपका जनरेट हो जाएगा इलेक्ट्रोफाइल, राइट। तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रोफाइल है, यहाँ पर ये इलेक्ट्रोफाइल है, और यहाँ पर ये आपका इलेक्ट्रोफाइल है। बात समझ रहे बेटे। सिमिलरली यहाँ पर भी क्या होगा, देखो खाली डब्बा है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इससे टूटेगा यहाँ माइनस यहाँ प्लस, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जाएंगे, AlCl4- बता देगा, और CH3CO+ आपके सामने जनरेट होगा। तो कार्बन पे प्लस चार्ज बेटा यहाँ पर होता है, ठीक है बेटे। ऐसे नाइट्रेशन भी होता है, सल्फोनेशन भी होता है ना, तो वो चीज़ भी हम लोग अभी डिस्कस कर सकते हैं। जैसे अगर नेक्स्ट बात करें नाइट्रेशन की, तो नाइट्रेशन बेटा हम लोग कॉन्क H2SO4 प्लस कॉन्क HNO3 लेते हैं, कॉन्क HNO3 लेते हैं। अगर हम इनके स्ट्रक्चर की बात करें तो H2SO4 का स्ट्रक्चर ये होगा आपका, और HNO3 आपका ये स्ट्रक्चर होगा, लाइक दिस। मेरा बात को समझिएगा। अगर आप इन दोनों की बात करें अगर हम, तो ये आपका स्ट्रॉन्गेस्ट चीज होता है विथ रिस्पेक्ट टू HNO3, ठीक है। तो यहाँ से बेटे क्या निकलेगा, देखो ये है, यहाँ से आपका जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ से आपका OH- और यहाँ से बेटा आपका H+, पानी निकाल देगा, यहाँ से पानी निकल गया, देखिए, राइट। जरा समझिएगा बात को, क्या बचा यहाँ पर, देखो तो यहाँ पर बचा आपका, देखो ये OHO, और यहाँ पर क्या देखो SO3-, ये बचा प्लस, यहाँ पर क्या बचा देखो NO2 प्लस, नाइट्रोनियम आयन, दिस इज योर इलेक्ट्रोफाइल, नाइट्रोनियम आयन, दिस इज योर इलेक्ट्रोफाइल फॉर नाइट्रेशन, है ना। ऐसे ही सल्फोनेशन में हम बात कर लेते हैं। अगर हम सल्फोनेशन की बात करें तो सल्फोनेशन का भी हम आपको दिखाते हैं पहले एक बार कैसे होगा, है ना। तो इलेक्ट्रोफाइल कैसे जनरेट होते हैं बेटा, पहले आप ये समझ लें एक बार। अगर हम सल्फोनेशन की बात करें तो सल्फोनेशन में बेटे हम लोग H2SO4 लेते हैं, कॉन्क H2SO4, इसके साथ हम SO3 के कुछ ट्रेसेस भी लेते हैं। अब इसमें देखो क्या होगा, इसमें कैसे जनरेट होगा, जरा समझिएगा बात को। H2SO4 ही यहाँ पर एसिड और बेस दोनों का काम करता है बेटे, कुछ तरह से, है ना। तो H2SO4 यहाँ पर एसिड और बेस दोनों का काम करता है। तो यहाँ पर क्या होगा,
है ना। तो अगर ये एसिड का काम और ये बेस का, तो एसिड का काम करेगा तो ये माइनस प्लस, बेस का काम करेगा तो OH देगा, ऐसे टूटेगा, यहाँ माइनस यहाँ प्लस। बात समझ रहे बेटे। तो यहाँ से आपका पानी निकल गया, पानी निकल गया, H2O। क्या बचा बेटे यहाँ पर देखो, वही OH HO SO3 माइनस प्लस, यहाँ पर क्या बचा देखो SO3H प्लस। ये आपका यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा, समझ रहे बेटे। तो ये आपका सल्फोनेशन में कुछ इस तरह से इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है। मुझे लगता है कि ये बात आपको क्लियर अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए दिखाते हैं आपको आगे। ठीक है, इन केस ऑफ नाइट्रेशन द इलेक्ट्रोफाइल नाइट्रोनियम आयन इज प्रोड्यूस्ड बाय ट्रांसफर ऑफ ए प्रोटॉन फ्रॉम सल्फ्यूरिक एसिड टू नाइट्रिक एसिड। तो स्टेप 1 देखो जरा सा, ये आपका H2SO4 है, अभी बताया था, ये स्ट्रॉन्गर एसिड होता है। तो यहाँ से देखो ये माइनस, यहाँ प्लस, ठीक है। और यहाँ से देखो OH निकला, तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस, तो देखिए यहाँ से पानी निकल गया। देखो या फिर ऐसे कह सकते हो कि इसका लोन पेयर है ना, देखो यहाँ पर इसके लोन, यहाँ से H प्लस निकला, देखो H प्लस और ये माइनस, तो H प्लस यहाँ पे अटैक कर दिया तो OH2 प्लस बना देगा, और यहाँ पर बेटर लिविंग ग्रुप बन गया, तो ये माइनस यहाँ पर प्लस। ये देखिए आपका नाइट्रोनियम आयन बाहर आ गया, देखिए इस तरह से पानी निकल गया और ये नाइट्रोनियम आयन बाहर। बात क्लियर है। सो इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट इन दिस प्रोसेस जनरेशन ऑफ नाइट्रोनियम आयन सल्फ्यूरिक एसिड सर्व्स एज एन एसिड एंड नाइट्रिक एसिड एज ए बेस। तो यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड आपका एसिड का काम कर रहा है और ये आपका बेस का काम कर रहा है, बताया था आपको। चलिए क्लियर बेटे यहाँ तक। और सल्फोनेशन मैं आपको बता ही चुका हूँ अभी। चलिए अब आगे देखते हैं। अब फॉर्मेशन, अब सेकंड स्टेप पे आते हैं, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन अरेनियम आयन जिसको बोलते हैं। अब जरा समझिएगा बेटे इसको, बात को तगड़े से। अब होगा क्या बेटे, अब यहाँ पर कि यहाँ पर ये थोड़ी देर के लिए अपने एरोमेटिसिटी को लूज करता है बट फाइनली रिगेन कर लेता है। अभी हम समझाएंगे आपको कैसे क्या है, तो जरा समझिएगा बात को। अगर हम इसकी बात करें तो मान लो सपोज यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक किया, तो ऐसे टूटा, यहाँ माइनस यहाँ प्लस आया, तो इलेक्ट्रोफाइल तो खटाक से यहाँ पर अटैक कर देगा। देखिए इलेक्ट्रोफाइल लग गया, और यहाँ पर एक हाइड्रोजन तो हर जगह एक एक होते ही है बेटे, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, आप सो करो या फिर ना करो, तो कुछ इस तरह से बन गया। यहाँ पर अगर देखो तो 1 2 3 sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बोकैटायन बन गया, इसको हम लोग सिग्मा कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, अरेनियन आयन बोलते हैं। ठीक है, जरा समझिएगा आगे। अब जैसे ये बनता है, देखिए ये बना यहाँ पर, तो अब रेजोनेंस होना स्टार्ट हो जाएगा। ये जो अरेनियम आयन बनता है दिस इज स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस। ठीक है, थोड़ा सा पढ़ा देता हूँ। अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा कॉम्प्लेक्स, राइट, और अरेनियम आयन इन विच वन ऑफ द कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। देखिए sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। सिग्मा कॉम्प्लेक्स और अरेनियम आयन लूजेज इट्स एरोमेटिक कैरेक्टर। देखो एरोमेटिक कैरेक्टर लूज कर गया, कैसे देखो डबल सिंगल सिंगल हो जा रहा है। तो भैया यहाँ पर कंटिन्यूस रेजोनेंस नहीं आ रहा और यहाँ पे sp3 हो गया, तो प्लैनेटरी लूज कर गया, इट मीन्स ये आपका नॉन एरोमेटिक बन गया, है ना। इट्स एरोमेटिक कैरेक्टर। सो सिग्मा कॉम्प्लेक्स और एरोनियम आयन लूजेज इट्स एरोमेटिक कैरेक्टर बिकॉज डिलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टॉप्स एट sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। यहाँ रुक गया, आगे नहीं बढ़ पाया। चलिए ठीक है, अब इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर भी देख लो। इसको बहुत सिंपल सा तरीका मैं बता चुका हूँ, क्या कैसे बनाते हैं। 1 2 3 करो, चार्ज को 1 से 3 में ले जाओ, देखिए 1 से 3 में आ गया। डबल 1 को 2 3 से 2 1 में ले आओ, देखिए 2 1 में आ गया, देखिए यहाँ पे आ गया। फिर से 1 2 3 करो, ठीक। अब देखो चार्ज को बेटा 1 से 3 में ले जाओ, देखो 3 में चला गया। डबल 1 को 2 3 से 2 1 में ले आओ, देखिए 2 1 में आ गया, राइट। तो देखो प्लस चार्ज आपका यहाँ से यहाँ तक इस तरह से डिलोकलाइज होकर यहाँ तक चला जा रहा है। तो इस तरह से हम इसको इस तरह से भी शो कर सकते हैं, डिलोकलाइज हो रहा है प्लस चार्ज, और देखो यहाँ पर हाइड्रोजन लगा हुआ है और यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल और यहाँ पर भी हाइड्रोजन, देखो कुछ तरह से। तो बेटा बताओ, दिस इज कार्बोकैटायन, कार्बन पे प्लस चार्ज आ रहा है, कार्बोकैटायन हो गया। तो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन अरेनियम आयन, ये बात भी समझिए। अब नेक्स्ट जो लास्ट स्टेप आता है दैट इज रिमूवल ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन कैसे रिमूव करेगा, तो अब जैसे आप बात करो, चाहे क्लोरिनेशन की बात कर लो या फिर फिल्ट्राफ्ट अल्काइलेशन की बात कर लो, एसाइलेशन की बात कर लो, वहाँ पर AlCl4 माइनस था, और बेटा AlCl4 माइनस बचा था। AlCl4 माइनस का मतलब क्या है, तो भैया AlCl3 ने Cl माइनस लिया था, तभी तो ये बना था। अब समझिएगा बेटे बात को। अब देखो होगा क्या इस केस में, बहुत सिंपल सा चीज़ है, क्या कि जो H प्लस है बेटे यहाँ से बाहर निकलेगा, ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा, H प्लस यहाँ माइनस आएगा, H प्लस बाहर निकलेगा, बात समझिएगा। और इसका जो Cl माइनस है AlCl3, इसको ऐसे लिख लो प्लस Cl माइनस, ये Cl माइनस H प्लस को अपनी तरफ खींच लेगा, HCl बना देगा, AlCl3 इसका बाहर आ जाएगा, और यहाँ से H प्लस जब निकला तो यहाँ माइनस आएगा, और माइनस और प्लस एक बॉन्ड बना देगा। देखिए अगेन एरोमेटिक बन गया, ये अपने एरोमेटिक कंडीशन पे आ गया। बोलो बेटे, बोलो बेटे, बात समझ में आती है क्या, बात समझ में आती है। अच्छा अब आप एक चीज़ और देखो बेटा, जब हम नाइट्रेशन की अभी बात कर रहे थे, जब हम अभी नाइट्रेशन की बात कर रहे थे, तो देखिए इसको ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर इसको HSO4 माइनस भी लिख सकते हो, देखो HSO4 माइनस ऐसे भी लिख सकते हो, ये बचा हुआ था। अब देखो ये जाएगा, अब देखो ये जाएगा, है ना, ये देखिए ये जाएगा, है ना। तो अगर हम यहाँ पर बात कर लें नाइट्रेशन की, यहाँ पर तो आपका है ना, तो उस केस में क्या होगा बेटा कि ये फिर से ऐसे बॉन्ड टूटेगा, माइनस यहाँ प्लस आएगा। अब HSO4 माइनस H प्लस को खींच लेगा और H2SO4 बना देगा, जो माइनस और प्लस एक बॉन्ड बना देगा, एक अगेन एरोमेटिक कंपाउंड बन जाएगा। तो ये अपने नाइट्रेशन में देखो जो बचा हुआ था वो वहाँ पे जाके उसने H प्लस को अब्स्ट्रैक्ट कर लिया।
तो मुझे लगता है कि तीनों चीज़ आपके, तो पहला क्या इलेक्ट्रोफाइल जनरेट कैसे होगा, चाहे वो क्लोरिनेशन हो, चाहे वो फिर अल्काइलेशन हो, या फिर असाइलेशन हो, या नाइट्रेशन हो, या सल्फोनेशन हो, कैसे। उसके बाद फिर ये कॉमन सब में रहेगा, ये जो कॉमन, उसका आप कैटायन कैसे जनरेट हुआ वो पता चल गया आपको, रेजोनेंस करा लोगे आप एरेनियम बना के, फिर यहाँ से रिमूवल ऑफ प्रोटॉन कैसे कराना है, तो प्रोटॉन रिमूव करके देखो जो आपका नॉन एरोमेटिक कंपाउंड था अगेन एरोमेटिक में कन्वर्ट हो जाता है और कंपाउंड प्रोडक्ट आपका स्टेबल रहता है। ठीक है, चलिए, तो मुझे लगता है कि अब ये सारी चीज़ें आप समझ गए हो। अब आप डायरेक्ट बात कर सकते हो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। द कॉमन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ एरेन्स आर नाइट्रेशन, हेलोजिनेशन, सल्फोनेशन, Friedel-Crafts, अल्काइलेशन एंड असाइलेशन, इन विच अटैकिंग रिएजेंट इज एन इलेक्ट्रोफाइल। चलो सबसे पहले नाइट्रेशन की बात करें। मैंने बताया था ना बेटे अभी क्या कि कॉन्क HNO3 और कॉन्क H2SO4, इससे क्या जनरेट होता है आपका, इन दोनों से आपका नाइट्रोनियम आयन। मैकेनिज्म आप समझ ही चुके हो आप, ये टेम्परेचर का रेंज है जिसको हम नाइट्रेटिंग मिक्सचर्स बोलते हैं। तो कुछ नहीं, हाइड्रोजन निकला था वहाँ पे देखो NO2 लग जाएगा, जहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल था। आप जरा देखिए, आप डायरेक्ट करो, देखो इसलिए मैंने आपको बताया था कि हमने कहा था कि आप डायरेक्ट यूज़ करेंगे। देखो यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो रिंग में सीधे इलेक्ट्रोफाइल लगा। अगर नाइट्रेशन है तो नाइट्रेशन में बेटा इलेक्ट्रोफाइल क्या था आपका, नाइट्रेशन के केस में जो इलेक्ट्रोफाइल था NO2 प्लस था, इक्वल्स टू E था। तो जहाँ पर E लगा वहाँ पर NO2 लगा दो, बस सीधे सीधे। तो है ना मैकेनिज्म, आप चाहो तो पूरी डिटेल फिर से लिख लो, या तरीका तो बता ही चुका हूँ। तो यहाँ पर देखो NO2 लग गया, नाइट्रोबेंजीन बन गया। बोलो तो सिंपल, देखो ये HNO3 H2 रिएक्शन तो आपको सारी बता ही चुका हूँ, है ना। ये कंडीशन नाइट्रेटिंग मिक्सचर आपका है, बेंजीन है, यहाँ पर जहाँ H है वहाँ पर आपका इलेक्ट्रोफाइल लगता था, जहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल है वहाँ पर NO2 लगा दो। चलिए आगे बात कर लेते हैं। अब तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं, अब तो पूरा कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया बेटे, बहुत अच्छे तरीके से। देखिए अब जरा सा आगे, अब बात करें हेलोजिनेशन की भैया। तो यहाँ से इन दोनों से मिला के अभी आपने Cl+ जनरेट किया था, बोलो बेटे, और यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल लगा था कि नहीं लगा था, इलेक्ट्रोफाइल की जगह यही तो आपका Cl+ है, तो आप सीधे सीधे Cl+ लगा दो, क्लोरोबेंजीन बन गया। बताओ बेटा, कंप्लीट डिटेल मैकेनिज्म एकदम फील कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो? अच्छा सर, अरे सर एक कॉमन मैकेनिज्म से हम सारी मैकेनिज्म खुद कर पा रहे हैं, तो ये सिंपल तरीका है बेटे। अब जरा देखो यहाँ पर अगर बात करें सल्फोनेशन की, तो सल्फोनेशन में था H2SO4 और SO3, इसको हम लोग फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड भी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो था इलेक्ट्रोफाइल क्या था जरा बताओ मुझे, SO3H+ था। तो हमारा जनरल जो फॉर्म था उसमें E लगा हुआ था, जब बन के आया था यहाँ पर E था, इसकी जगह पर E था लगा, तो जहाँ पर E था वहाँ पर आपने ये लगा दिया। देखो ये आपका बेंजीन सल्फोनिक एसिड बन गया बेटे, मतलब खतरनाक तरीके से। आप देखो जरा, देखो ये सही है आपका, सिंपल ही आपके सामने बेंजीन सल्फोनिक एसिड बन गया। Friedel-Crafts की बात करें अगर हम, तो सिंपल भाई इन दोनों से मिलकर क्या बनाएगा बताओ बेटे, यहाँ पर CH3Cl है, आपका यहाँ पर जो इलेक्ट्रोफाइल आएगा CH3+ आएगा। तो देखिए यहाँ पर E था, वहाँ पर आपने CH3 लगा दिया। एनहाइड्रस Al C2H5Cl है, तो यहाँ पर C2H5 ये R+ है बेटे, है ना, अल्काइल का आपका टैन, तो यहाँ पर C2H5 लग जाएगा। ये देखिए इथाइल बेंजीन, ये टोल्यूइन है आपका। ठीक है, आगे देखें आप, आगे बात करें अगर आप यहाँ पर, तो देखिए CH3COCl है। अब CH3COCl इसका मिला के बताओ CH3CO+ बनेगा कि नहीं बनेगा, तो यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल में यहाँ पर अटैक कर जाएगा, जहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल देखो COCH3 लग गया, एसिटोफिनॉन बन जाएगा। और देखो यहाँ पर ये इस तरह से है CH3 C O CO CH3, इसका से तोड़ लो, माइनस यहाँ प्लस, तो देखो आपको ये जनरेट, ये इलेक्ट्रोफाइल आपको मिल गया। क्या मिल गया, CH3CO। और यहाँ पर भी देखो CH3CO+ लग जाएगा, कुछ इस तरह से आपका एसिटोफिनॉन बन जाएगा। बताओ ये एसिटिक एनहाइड्राइड है, एसिटिल क्लोराइड से आप बना सकते हो, एसिटिक एनहाइड्राइड से बना सकते हो, ये सारी की सारी चीज़ें बेटे आपके सामने है। बोलो बेटे, तो बताओ एक जनरल मैकेनिज्म समझने के बाद अब बताओ सारी चीज़ें एकदम क्रिस्टल क्लियर होती जा रही कि नहीं होती जा रही बेटे, एकदम मस्त और जबरदस्त तरीके से। बोलो बेटे, है ना इंटरेस्टिंग, लगा था ना, बहुत मस्त और मज़ेदार तरीके से समझोगे। अब यहाँ पर एक बहुत अच्छा रिएक्शन आया कि इफ एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट इज यूज्ड, फर्दर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में टेक्स प्लेस, in which other hydrogen atoms of benzene ring may also successively replaced by the electrophile. For example, benzene on treatment with excess of chlorine, benzene on treatment with excess of chlorine 6Cl2 anhydrous Cl में, जिसमें डार्क और कोल्ड कंडीशन में, है ना, in the presence of anhydrous LCl3 can be chlorinated to hexachlorobenzene C6Cl6 में। देखो हेक्साक्लोरोबेंजीन, तो यहाँ पे जितने हाइड्रोजन है उन सबको, अभी तो एक ही निकला था, पर अगर आप एक्सेस में ले लोगे और ये कंडीशन यूज करोगे तो हर जगह के हाइड्रोजन निकल जाएंगे, हर जगह इलेक्ट्रोफाइल लग जाएगा। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, हर जगह इलेक्ट्रोफाइल यहाँ लगेंगे तो हर जगह यहाँ Cl लग जाएगा। देखिए Cl लग गया, 6HCl यहाँ से बाहर निकल जाएगा, 6H निकलेंगे और यहाँ से 12 Cl है, तो 6Cl तो यहाँ पे आ गए और जो 6Cl माइनस बचे वो यहाँ निकल जाएंगे बाहर, तो आपका हेक्सोक्लोरोबेंजीन C6Cl6 बन जाता है। तो इस तरह से बेटा देखो ES का पार्ट हमने आपको समझाया। मुझे लगता है कि छोटा सा मैकेनिज्म हमने पहले समझा, उसके वजह से सब कुछ हमने चुटकी में करते चले गए। तो अब हर एक का, अब चाहो जैसे आपसे बोला जाए नाइट्रेशन, तो नाइट्रेशन का आप स्टार्ट देखो, जनरल मैकेनिज्म बेटा आपको पता है। अब सबसे पहले आप जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल कर लेना नाइट्रेशन में, तो HNO3 H2SO4 रिएक्शन करके NO2+ जनरेट कर लिया। ठीक है, फिर बेंजीन में क्या करना, आप बेंजीन क्या करना, NO2 का अटैक कराना, तो एक पाई बॉन्ड को तोड़ लेना, तो NO2 लग जाएगा, है ना, उसका एरोमेटिसिटी लूज हो जाएगा, जहाँ पे NO2 अटैक करेगा वहाँ पे sp हाइब्रिडेशन हो जाएगा, उसका रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बना लीजिए। फिर फाइनली क्या होगा कि प्रोटॉन है वहाँ से, है ना, H+ को निकाल दोगे और H+ माइनस जो वहाँ पर था वहाँ पे एक बॉन्ड बन जाएगा, फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा आपका
नाइट्रोबेंजीन बन जाएगा। ऐसे सल्फोनेशन, ऐसे क्लोरिनेशन, ऐसे फ्री क्लब अल्काइलेशन, ऐसे ही फ्री क्लब एसाइलेशन का सारा मैकेनिज्म आप स्टेप बाय स्टेप सारे सब कुछ लिख सकते हो। बोलो बेटे, कहानी क्लियर है क्या? तो मुझे तो यहाँ पर बहुत मज़ा आया बेटे, और मुझे लगता है कि आपको भी बहुत मज़ा आया होगा। तो आपको क्या करना है, लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना है बेटे। ओके, एंड थैंक यू सो मच बेटे। मिलते हैं नेक्स्ट और धमाकेदार सेशन में फिर से। टिल देन, गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल। खूब पढ़ो, खूब लिखो, खूब आगे बढ़ो। व्हाई नॉट डी।